हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चली आपकी पढ़ाई। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आप सभी लोग मुझे मानसी दीदी के नाम से जानते हैं। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का इस प्यारी सी क्लास में। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, ठीक है, कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 12 की जो आपकी बायोलॉजी है, उस बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर का वन शॉट करने वाले हैं। यानी कि एक ही क्लास में आज हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल से खलास करने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। एक एक जितने भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे, जो चीजें आपको नहीं समझ आ रही हैं, ठीक है, वो इस क्लास को करने के बाद बिल्कुल से जितने डाउट्स वगैरह होंगे, जो नहीं समझ आ रहा है, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी प्यारे प्यारे से पचाकूज हैं, उन सभी को बहुत ढेर सारा हेलो, हाय, नमस्ते सभी लोगों को। एक बार आप सभी लोग कमेंट में बता दो कि आप सभी कैसे हो और आप सभी की जो पढ़ाई है वो कैसे चल रही है, ठीक ठाक चल रही है कि नहीं। अगर नहीं चल रही है तो उसको क्या करना है, आपको सही तरीके से चलाना है। क्योंकि आपको पता है कि 2027 में आपका बोर्ड एग्जाम होगा, लेकिन उस बोर्ड एग्जाम के लिए आपको अभी से ही अपनी तैयारी को करना होगा। क्योंकि होता है ना कि कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते हैं और फिर जब एग्जाम की डेट आ जाती है फिर वो लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और फिर वही बच्चे है ना बिल्कुल से स्ट्रेस हो जाते हैं कि यार कुछ नहीं समझ आ रहा है, कैसे करेंगे, कैसे एग्जाम में है ना लिख कर आएंगे। तो ये कंडीशन आपकी नहीं आए, इस वजह से अभी से ही अपने, ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसको पढ़ना शुरू कर दो। डन। चलो भाई, एक बार सभी लोग क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त अभी तक क्लास में नहीं आए हैं, और एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा कि आज की क्लास को करने के लिए आपका जो एनर्जी लेवल है, जोश लेवल है, वो कैसा है। ठीक है भाई, डन। और हाँ, मेन बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब अपनी क्लास होती है या फिर कोई अपडेट, ठीक है, चैनल पर दी जाती है तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिए लेकिन नोटिफिकेशन को ऑल पर करना भूल जाते हो, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर से कर लीजिएगा। ठीक है, क्या आप सभी लोगों ने क्लास को शेयर कर दिया है? अगर शेयर कर दिया है तो जल्दी से फायर वाला इमोजी बनाकर भेजेंगे कि यस दीदी हमने क्लास को शेयर कर दिया है। एक कॉपी पेन लेकर भी बैठ गए हैं और आज के इस क्लास को हम लोग बहुत ही अच्छे से और शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो अभी मैंने आपको बताया कि क्लास 12 की जो आपकी बायोलॉजी है उसका चैप्टर जो है, ठीक है, चैप्टर 1 कौन सा है, तो मैंने आपको बताया जीवों में जनन, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आज इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इस चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर हमें जीवों में जो जनन होता है वो किस प्रकार से होता है, इसको समझना है। सबसे पहले तो हम लोग जनन समझेंगे कि जनन क्या होता है, उसके बाद जनन की जो आपकी मतलब विधि होती है, ठीक है, या फिर प्रकार होता है, कितने प्रकार का होता है, उनको समझेंगे। एंड उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या समझेंगे, तो आप बोलेंगे कि दीदी हाँ बताओ, जल्दी बताओ। फिर लास्ट में हम लोग जो आपका सजीव प्रजक होता है, अंड प्रजक होता है, ठीक है, इनको भी हम लोग क्लियर करेंगे। यानी कि एक ही क्लास में आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो खत्म होने वाला है। तो चलिए भाई, बिना देर किए हुए आज अपनी क्लास को अपन लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर शानदार तरीके से बिल्कुल से, ठीक है, इजी लैंग्वेज में समझेंगे एक एक चीज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, चैप्टर का नाम क्या है, जीवों में जनन। ठीक है, क्या है, जीवों में जनन। तो इस चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है, ठीक है, इस चैप्टर के नाम से क्या है, आपको पता चल रहा है कि भैया हाँ जीवों में जनन हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग समझेंगे कि ये जनन आखिर होता क्या है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो है ये क्या होता है। ठीक है, आप लोग देखते होंगे, ठीक है, आप लोग देखते होंगे, है ना। मान लो आपके यहाँ क्या है, आपके यहाँ कोई, ठीक है, मतलब बिल्ली हो गई या फिर आप कुत्ता ले लो, कोई भी चीज ले लो, ठीक है, बिल्ली ले लो, कुत्ता ले लो, या फिर आप ह्यूमंस की ही अगर हम लोग बात करें, जैसे आप क्या हो, आप छोटे हो, ठीक है, या नहीं, आपने घर में मतलब एक एग्जाम्पल ले लो, आपके चाचा हैं, ठीक है, आप हैं, ठीक है, आप हैं, आपके चाचा हैं, घर में सब लोग हैं। अब चाचा क्या है, आपके पापा से छोटे हैं, ठीक है, एंड चाचा की फिर क्या होती है, कुछ दिन बाद शादी होती है ना, क्या होती है, कुछ दिन बाद शादी होती है। शादी होने के बाद फिर कुछ दिन क्या है, एक छोटा सा बेबी आता है। कैसे? रिप्रोडक्शन से। ठीक है, कैसे आया, रिप्रोडक्शन से, क्योंकि उन्होंने क्या किया, रिप्रोडक्शन की क्रिया को किया। कैसे? ठीक है, कैसे? तो जनन क्या है, अगर जनन की बात करें तो बाबू जनन जो है ये, ठीक है, जनन आपकी एक ऐसी प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो जीव होता है वो अपने समान संतति को उत्पन्न करता है। ठीक है, क्या करता है, अपने समान संतति को उत्पन्न करता है।
ठीक है। और ये जो जनन होता है इसी की वजह से ही जो पृथ्वी में निरंतरता है, ठीक है, वो क्या है, वो बनी होती है। ठीक है, तो जनन क्या है, तो मैंने आपको बताया जनन क्या है भैया, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो जीव है वो अपने समान, ठीक है, अपने समान क्या करता है, ठीक है, जीव अपने समान, ठीक है, अपने समान संतति को क्या करता है बाबू, उत्पन्न करता है। ठीक है, उत्पन्न करता है या फिर उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन। ठीक है, तो जनन क्या है, तो जो जनन की क्रिया होती है, ठीक है, जनन की क्रिया एक ऐसी क्रिया है या फिर जनन एक ऐसी क्रिया है जिसमें जो मतलब जीव होता है वो अपने समान संतति को क्या करता है, उत्पन्न करता है। वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा जनन कहलाता है। ठीक है, जनन क्या है भैया, तो आप कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे कि दीदी पहले क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, क्या होता है, पहले जन्म होता है यानी कि बर्थ आपका होगा, फिर क्या होगा भैया, आप में वृद्धि होगी। ठीक है, आप क्या करोगे, ग्रोथ करोगे। ठीक है, क्या करोगे, अरे भाई चलो, जन्म हुआ, जन्म के बाद क्या है, यहाँ पर वृद्धि होगी। ठीक है, क्या करेंगे, वृद्धि होगी। छोटे से हो भाई, जन्म ले लिया आपने, उसके बाद आपकी ग्रोथ होगी। ऐसा तो नहीं कि इतने छोटे से थे आप हमेशा इतने छोटे रहोगे, नहीं, पहले इसमें इतने छोटे से थे, अब क्या है, इतने बड़े से हो गए हो, है ना, क्लास 12th में आ गए हो। तो पहले आपका क्या हुआ, जन्म हुआ, जन्म के बाद क्या होगी, आपकी ग्रोथ होगी, है ना, आपकी क्या होगी, ग्रोथ होगी, यानी कि आपकी वृद्धि होगी। एंड उसके बाद क्या करें, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद परिपक्वता आएगी। ठीक है, क्या होगा, परिपक्वता होगा या फिर परिपक्व होगा। ठीक है, क्या होगा, आप परिपक्व होंगे, मेच्योर होंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, मेच्योर हो जाएंगे। उसके बाद क्या है बाबू, उसके बाद आप जनन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जनन करेंगे। जब जनन की क्रिया होगी तो उस टाइम पे, ठीक है, जनन की क्रिया में क्या है, तो जनन की क्रिया से आप नए जीव को उत्पन्न करेंगे। ठीक है, अपने ही समान एक छोटा सा बेबी क्या होगा, ठीक है, अपने ही समान एक छोटा सा बेबी को आप जन्म देंगे। तो यही क्या है बाबू, यही हमारा जनन होता है। ठीक है, यही क्या है, यही हमारा जनन होता है। डन, बताओ। और यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि पहले आपका जन्म हुआ, आपने वृद्धि की, आप मैच्योर हुए, यानी कि आपने परिपक्वता हुई। ठीक है, उसके बाद आपने जनन किया, नए जीव को आपने क्या किया भैया, जन्म दिया। फिर क्या है, यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं मृत्यु हो गई। ठीक है, जन्म के बाद क्या भैया, यहाँ पर आपने किया, मृत्यु भी हो गई। डन, यहां तक डन है। अगर यहां तक डन है तो बता दो कि यस दीदी यहां तक बिल्कुल से डन है। तो जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, तो जनन जीवों की वह क्षमता है जिससे वो अपने ही समान छोटे से जीव को जन्म देता है, वही हमारा क्या है, जनन कहलाता है। जनन एक स्पीसीज में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के निरंतरता को क्या करता है, बनाए रखता है। मैंने बताया था ना कि जनन की वजह से ही क्या है बाबू, जो स्पीसीज होती है उसकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो में निरंतरता है वो बनी रहेगी। अगर मान लो आपके यहाँ, ठीक है, आप वो मम्मी है, पापा है ना, छोटा भाई बहन है, दादा है, भाभी मतलब दादी है, और उसके बाद ठीक है आपका पूरा परिवार है। अब क्या हुआ, यहाँ पर दीदी की शादी हो गई, दीदी चली गई अपने ससुराल, है ना, भाई हैं उनकी भी शादी हो गई। अब क्या कर रहे हो आप, ठीक है, मान लो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी शादी नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपने शादी नहीं किया, तो आपका जो मतलब पीढ़ी है, ठीक है, आपकी जो पीढ़ी है वो कैसे चलेगी, नहीं चलेगी। जब आप शादी नहीं करोगे, आप मतलब रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं होगी, आप छोटा सा बेबी नहीं आएगा, तो आपकी जो पीढ़ी है वो कैसे बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी। वहीं पे अगर आपने शादी कर लिया, है ना, छोटा बच्चा आया, फिर वो भी ठीक है मेच्योर होगा, वो भी रिप्रोडक्शन करेगा, शादी वगैरह हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, छोटा सा बेबी फिर आया, फिर ऐसे ये जो निरंतरता है वो क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ठीक है, तो जनन की वजह से ही कि जो स्पीसीज है इनमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की जो निरंतरता है वो क्या होती है, बनी रहती है या फिर वो बनाए रखता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा जनन होता है। अगर जनन की बात करें, ठीक है, जनन की अगर प्रकार की बात करें, ठीक है, जनन के प्रकार की बात करें कि जनन कितने प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना है जनन मेनली आपका 2 टाइप का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, पहला आपका हो गया अलैंगिक जनन। ठीक है, क्या हो गया, अलैंगिक जनन हो गया। उसके बाद दूसरा आपका कौन सा आता है, दूसरा आपका आता है लैंगिक जनन। ठीक है, क्या हो गया, लैंगिक जनन हो गया। अगर हम लोग अलैंगिक जनन की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वहीं पे अगर हम लोग लैंगिक जनन की बात करें, ठीक है, लैंगिक जनन की बात करें तो लैंगिक जनन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है,
क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हमने जनन समझ लिया क्या है। अब यहाँ पर हमने क्या समझा, जनन के प्रकार। तो जनन कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, एक आपका अलैंगिक जनन होता है और दूसरा आपका लैंगिक जनन होता है। अगर थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग बात करें इस अलैंगिक जनन की, कि अलैंगिक जनन क्या होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन क्या है, तो ध्यान से समझना। जो अलैंगिक जनन होता है यहाँ पर बाबू क्या है, यहाँ पर सिंगल पेरेंट, ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यानी कि यहां पर क्या है, एक, ठीक है, एक ही जनक होता है। ठीक है, एक ही जनक की, ठीक है, चलो थोड़ा सा ओके डन। यहां पे देखो, एक ही जनक की, एक ही जनक की क्या है, जनक की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो हमारा अलैंगिक जनन होता है इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। कैसे, ठीक है, कैसे होती है ये भी थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, कैसा होता है ये भी थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग समझते हैं। चलो इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको अपन ने ऊपर कर दिया, ये क्यों छूट गया, देख रहे हो, देख रहे हो, कह रहा कि मैं नहीं जाऊंगा ऊपर। चलो भाई, तो यहाँ पर मैंने आपको अलैंगिक जनन बताया। अलैंगिक जनन कितने प्रकार, मतलब अलैंगिक जनन क्या है, तो मैंने आपको ये बताया कि अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। यानी कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व क्या है, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होगी, या तो मादा होगा या फिर नर होगा। ठीक है, या क्या होगा, या तो मादा होगा या फिर नर होगा। तो ये वाला जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो कौन सा है, वो है आपका अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में क्या है, एक जनक की आवश्यकता होती है यहाँ पर। ठीक है, यहां पर क्या है बाबू, यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है, युग्मक नहीं बनते हैं। ठीक है, युग्मक नहीं बनते हैं। जो हमारा अलैंगिक जनन होता है यहां पर आपका युग्मक जो है वो नहीं बनता है। जब युग्मक नहीं बनेगा यानी कि गैमेट नहीं बनेगा, तो यहां पर निषेचन की क्रिया भी नहीं होती है। ठीक है, निषेचन की जो क्रिया है, ठीक है, निषेचन की क्रिया नहीं होती। डन। तो अलैंगिक जनन में क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, यानी कि एकल जनक की आवश्यकता होती है। यहां पर क्या है, युग्मक भी नहीं बनता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है, निषेचन भी नहीं होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी नहीं होती है। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें कि एग्जाम्पल में अलैंगिक जनन किस में होता है, तो यहाँ पर आप, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, ठीक, युगलीना हो गया, ठीक है, ईस्ट हो गया, ये सब क्या है, इन सब में आपका अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, इन सब में क्या है, अलैंगिक जनन होता है। वहीं पे अगर हम लोग लैंगिक जनन की बात करें, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बाबू, यहाँ पर आपका मेल और फीमेल, ठीक है, यानी कि मादा और नर दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होगी। जब मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होगी तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, यहां पर क्या है, युग्मक, यहां पर युग्मक का निर्माण भी होता है। ठीक है, यहां पर क्या है, युग्मक का निर्माण भी होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो लैंगिक जनन होता है, यहाँ पर निषेचन की क्रिया भी होती है। ठीक है, किसकी, निषेचन की क्रिया भी होती है। तो मैंने आपको ये बताया कि जो लैंगिक जनन होता है इसमें नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ यहाँ पर युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि गैमेट भी बनते हैं, और यहाँ पर निषेचन की क्रिया भी होती है। ठीक है, और जो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति होती है या फिर संतान होती है, वो कैसे, वो अपने जनक के समान नहीं होती है। ठीक है, जनक से भिन्न होती है। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग अलैंगिक जनन की बात करें, तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो आपकी संतति होती है, यानी कि जो मतलब बच्चा होता है, ठीक है, संतति होती है, ठीक है, वो कैसी है, वो अपने जनक के समान होती है। ठीक है, कैसी होती है, आनुवंशिक रूप से वो अपने जनक के समान होगा। जैसे युगलीना है, ठीक है, युगलीना जो है, इस पे जो नया युगलीना बनेगा वो कैसा होगा, सेम उसी के जैसे होगा। ठीक है, सेम उसी के जैसा होगा। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो आपके संतति होते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन में उत्पन्न जो संतति होती है वो अपने आनुवंशिक रूप से क्या, मतलब आनुवंशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। इस वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, क्लोन। और ये क्वेश्चन आपसे जब 10th में रहे होंगे तो आपके एग्जाम में पूछा गया होगा कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतति होती है उसको क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है, उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो चलो यहां पर हमने समझा, अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं।
अभी तक जो मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, नहीं तो अभी जब क्लास हो जाएगी, क्लास के तुरंत बाद जो पैनल पीडीएफ है, ठीक है, नोट्स वगैरह जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। कहाँ पर की जाएंगी, तो आपको परेशान नहीं होना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक दी है, वहां से जाकर आप सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा, एंड जितनी भी क्लासेस यहाँ पर होंगी उन सभी की जो नोट्स हैं, पैनल पीडीएफ है, वो सारे के सारे आपको एप्लीकेशन पे जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो अलैंगिक जनन बाबू क्या है, ठीक है, अलैंगिक जनन मतलब कि आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये क्या होता है, ठीक है, क्या है, तो जब संतति की उत्पन्न एकल जनक से होती है तो वह आपका क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। सेम यही मैंने आपको पीछे भी बताया है। इसमें क्या है, इसमें निषेचन नहीं होता है, ठीक है, मैंने बताया था ना कि अलैंगिक जनन में फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की जो क्रिया है वो नहीं होती है। इससे उत्पन्न जीव अपने जनक के समान होते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, क्लोन। तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतति होती है वो कैसी होती है, अपने जनक के समान होती है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं क्लोन, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। उदाहरण की अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल में, जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल तथा अनेक पौधे और जंतुओं में भी क्या है बाबू, आपका अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। इन सब में क्या है, इन सब में आपका अलैंगिक जनन क्या है, शैवाल, बैक्टीरिया हो गए, कुछ आपके पौधे होते हैं, कुछ जीव भी होते हैं, ठीक है, कवक हो गया, प्रोटोजोआ वगैरह हो गया, इन सभी में क्या है आपका अलैंगिक जनन होता है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर यहां तक डन है तो बता दो कि यस दीदी यहां तक बिल्कुल से डन है, सारी चीजें हमें समझ आ गई हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। यस बाबू यस, आपको जो नोट्स है, पीडीएफ है वो मिलेगा। अभी मैंने बताया ना कि उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिएगा, ठीक है, एंड वहीं पे आपको जो नोट्स है, पीडीएफ है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब यहां पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन की विधियां, ठीक है, अलैंगिक जनन की विधियां देखते हैं, ठीक है, कौन कौन सी विधि होती है अलैंगिक जनन की, ठीक है। तो अलैंगिक जनन की यहाँ पर कई सारी विधियां होती हैं, जिनमें से जैसे आपका, ठीक है, जैसे आपका द्विखंडन हो गया, ठीक है, द्विखंडन हो गया, आपका मुकुलन हो गया, ठीक है, मुकुलन हो गया, द्विखंडन हो गया, डन, बीजाणु जनन हो गया, ठीक है, बीजाणु जनन हो गया, उसके बाद पुनरुद्भवन हो गया, ठीक है, पुनरुद्भवन हो गया, डन। ये सब क्या है, ये सब आपकी अलैंगिक जनन की विधियां होती है। यहीं पर अगर बात करें, एक आपका कायिक जनन भी होता है, ठीक है, कायिक जनन भी होता है, और ये जो कायिक जनन है ये आपका इसी अलैंगिक जनन में ही आता है, ठीक है, अलैंगिक जनन में ही आता है। तो अलैंगिक जनन की क्या है, ये विधियां होती हैं, जिनमें से आपका द्विखंडन, मुकुलन हो गया, बीजाणु जनन हो गया, ठीक है, पुनरुद्भवन हो गया, कायिक जनन हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके अलैंगिक जनन की विधियां होती हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग किसकी बात करें, द्विखंडन की बात करें, तो द्विखंडन में क्या है, द्विखंडन किस में होता है, ठीक है, द्विखंडन जो है वो किस में होता है, द्विखंडन जैसे आपका अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया आपका, डन। अमीबा में क्या है, अमीबा में आपका होता है द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन होता है। कैसे होता है आगे डिटेल में समझेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। अमीबा में जो द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है वो कैसे, अमीबा है, ठीक है, अमीबा है, ठीक है, क्या है, अमीबा है। अब ये जो अमीबा में जब ये द्विखंडन होगा कैसे होगा, तो सबसे पहले इसका जो केंद्रक होता है अमीबा का वो विभाजित होगा, ठीक है, डिवाइड होगा। उसके बाद जो कोशिका द्रव्य होता है वो अलग होगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके जो आपका अमीबा है वहां एक अमीबा से क्या है, दो संतति वहां पर बन जाएंगी, ठीक है, क्या है, दो संतति वहां पर बन जाएंगे। तो ये आपका अमीबा में अलैंगिक जनन की होता है, कौन सी, द्विखंडन द्वारा। इसी तरह मुकुलन की बात करें, ठीक है, मुकुलन की बात करें तो मुकुलन जैसे आपका ईस्ट हो गया, ठीक है, ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, इनमें क्या है, इनमें आपका मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अब मुकुलन क्या है, मान लो ये आपका ईस्ट है, ठीक है, ये क्या है, ईस्ट है। अब ईस्ट के इस शरीर से, ठीक है, इसके त्वचा से क्या है, या फिर इसके ये बताओ कि इसके मतलब बाहरी, ठीक है, बाहरी त्वचा से क्या है, एक छोटी सी कली निकलेगी, ठीक है, ये छोटी सी क्या हो गई, छोटी सी बर्ड निकल रही है, और यही बर्ड धीरे धीरे ग्रोथ करके क्या करती है, यही धीरे धीरे ग्रोथ करके यहाँ पर नया जो ईस्ट है मतलब ईस्ट है वो बना लेती है, ठीक है। तो मुकुलन में क्या है, मुकुलन में
ठीक है, जीव के शरीर से एक छोटी सी कली निकलती है और यही कली ग्रोथ करके वृद्धि करके नया क्या करती है, नया जीव बना लेती है, जिसको हम लोग मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन बोलते हैं या फिर मुकुलन बोलते हैं। अगर वहीं पर हम लोग बीजाणु जनन की बात करें तो बीजाणु जनन में क्या है, यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बीजाणु बनते हैं जिनकी वजह से जनन होता है। पुनरुद्भवन की बात करें तो पुनरुद्भवन में क्या है, ठीक है, पुनरुद्भवन में क्या होता है, तो पुनरुद्भवन में जैसे आप देखते हो, ठीक है, छिपकली देखते हो, कभी कभी होता है ना कि दरवाजे से वो दब जाती है, उसकी पूंछ कट जाती है, पर कुछ दिन बाद देखते हैं तो नई पूंछ उसकी आ जाती है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर आपका पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन हो रहा है। कायिक जनन की बात करें तो कायिक जनन की भी, ठीक है, विधियां मतलब कायिक जनन भी जो होता है वो किसमें होता है, ठीक है, किसमें होता है, जैसे आपका आलू हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब पत्ती के द्वारा जो आपका होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन। देन जैसे आपका ब्रायोफिल्म वगैरह हो गया, इन सब में होता है। ठीक है, चलो भाई, डन 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 डन। कायिक जनन भी मैंने आपको बताया था ना कि कायिक जनन भी आपका एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही होता है। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। और हाँ, एक आपको और आता है खंडन, जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, खंडन बोलते हैं, खंडन, फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या है, इसमें जो जीव का शरीर है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है। ठीक है, टुकड़ों में टूटता है और फिर वो टुकड़े जो है वो नया जीव बना लेते हैं, जिसको हम लोग खंडन बोलते हैं। ठीक है, चलो अब एक एक करके इन सभी को समझते हैं। ठीक है, एक एक करके इन सभी को समझते हैं। अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं, निम्नलिखित विधियां होती हैं, जिनमें से पहला आपका द्विखंडन, जिसको हम लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। अमीबा युग्लिना में आपका द्विखंडन होता है। ठीक है, इसमें जो जीव का शरीर है वो दो खंडों में विभाजित होता है और नया जीव बनाता है। बीजाणु जनन की बात करें तो बीजाणु जनन किसमें आपका क्लेमाइडोमोनास हो गया, पेनिसिलियम हो गया, इन सब में आपका बीजाणु जनन होता है। मुगलन की बात करें तो मुगलन आपका ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, इसमें मुगलन शरीर मतलब जीव के शरीर से एक छोटी सी कली निकलेगी और वही कली धीरे धीरे ग्रोथ करके क्या कर लेती है, नया जीव जो है बना लेती है। फिर कलिका जनन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कलिका जनन की बात, कलिका की बात करें तो कलिका क्या है, उदाहरण में जैसे आपका फ्लोनेरिया हो गया। ठीक है, फ्लोनेरिया के पौधे में क्या है, कलिका द्वारा अलैंगिक जनन होता है। वहीं पे खंडी भवन की बात करें यानी कि फ्रेगमेंटेशन की, तो फ्रेगमेंटेशन में बताया ना, जीव का शरीर जो है वो खंडों में टूटता है, जैसे स्पायरोगायरा हो गया, ठीक है, यूरोथ्रिक्स शैवाल हो गया, इन सब में खंडी भवन होता है। वहीं पे पुनरुद्भवन की यानी कि रीजनरेशन की बात करें तो आपका प्लेनेरिया हो गया, स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया, इन सब में क्या है, इन सब में आपका होता है, क्या होता है, इन सब में आपका पुनरुद्भवन होता है। जैसे ये देखो प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया में क्या है, पुनरुद्भवन हो रहा है। ये प्लेनेरिया था, अब इसका शरीर जो है वो खंडों में टूट गया और उसके बाद ये क्या है, जो खंड होते हैं वो नया जीव जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये देखो यहां पर हमें क्या पढ़ना है, अमीबा में अलैंगिक जनन। मैंने बताया था ना कि जो अमीबा में अलैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है बाबू, वो आपका होता है द्विखंडन। ठीक है, द्विखंडन, द्विखंडन के द्वारा आपका अमीबा में होता है अलैंगिक जनन, जिसको द्विखंडन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक है, यहां पर देखो, अगर यहाँ नहीं समझ आ रहा है तो चलो भाई ऐसे बना लेते हैं। ये क्या है, ये है आपका अमीबा और ये बीच में हो गया इसका केंद्रक। ठीक है, ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया। ठीक है, ये केंद्रक हो गया। अब ये जो आपका अमीबा है, ठीक है, अब इसमें जो द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है कैसे होता है, तो सबसे पहले इस अमीबा का, ठीक है, सबसे पहले इस अमीबा का जो ये केंद्रक है ये विभाजित होगा। ठीक है, सबसे पहले केंद्रक विभाजित होगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो अमीबा है, ठीक है, अमीबा का जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, अमीबा का जो साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य है वो विभाजित होगा। ठीक है, कैसे होगा यहाँ पर देखिए, डन, यहाँ पे क्या हो रहा है, केंद्रक विभाजित। ठीक है, केंद्रक विभाजन हो रहा है। जब केंद्रक विभाजित हो गया तब क्या होगा बाबू, तब यहाँ पर कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य विभाजित होगा। ठीक है, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा यहाँ पर। जब कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाएगा तब ये क्या करेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या कर लिया इसने, दो नए अमीबा बना लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके दो अलग अलग नए अमीबा जो है वो बन गए। ठीक है, जिसको हम लोग बोल देंगे संतति अमीबा। ठीक है, डॉटर अमीबा यहाँ पर आपका बन जाएगा।
ठीक है। तो अमीबा में अलैंगिक जनन जो होता है द्विखंडन द्वारा कैसे होता है, तो अमीबा है, अमीबा के सबसे पहले जो मतलब कोशिका सॉरी केंद्रक होता है यानी कि न्यूक्लियस होता है वो विभाजित होगा, फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होता है एंड उसके बाद यहाँ पर क्या है, दो आपके नए संतति अमीबा जो है वो बन जाती हैं। सेम यहाँ पर देखो ये भी है, ठीक है, जनन कोशिका है, ठीक है, जनन कोशिका यानी कि आपका अमीबा है, अमीबा में बीच में क्या भैया केंद्रक है, यहाँ पर क्या जीव द्रव्य भरा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पर इसका केंद्रक विभाजित हो रहा है, केंद्रक विभाजित होने के बाद क्या है, यहाँ पर क्या विभाजित होगा, कोशिका द्रव्य विभाजित होगा, कोशिका द्रव्य के बाद विभाजित होने के बाद क्या है, यहाँ पर आपके दो संतति कोशिका जो है, यहाँ पर संतति अमीबा जो है वो बन जाएंगे, ठीक है, डॉटर सेल यहाँ पर दोनों बन जाएंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमीबा में द्विखंडन, ठीक है, अमीबा में द्विखंडन बोलते हैं, ठीक है। इतना आपको क्या है, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पे देख लो भाई ये जो, ठीक है, ऐसे ऐसे भर दिया, क्या भरे हुआ है, कोशिका द्रव्य, ठीक है, कोशिका द्रव्य यहाँ पर भरा हुआ है, ठीक है, साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर आपका न्यूक्लियस विभाजित हुआ, ठीक है, न्यूक्लियस विभाजित हुआ, फिर साइटोप्लाज्म, उसके बाद आपका नया यहाँ पर दो आपकी संतति कोशिका जो है वो बन जाएंगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। केंद्रक विभाजन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, केंद्रक विभाजन की बात करें तो केंद्रक विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बताओ, जल्दी से यहाँ पर आप लोग बताओ केंद्रक विभाजन को क्या बोलते हैं, ठीक है, सभी लोग जितने भी यहाँ पर प्यारे प्यारे से पचाकूज हैं सभी बताएंगे, मतलब कमेंट में कमेंट करके ये बताओ कि केंद्रक विभाजन को क्या कहते हैं, ठीक है, केंद्रक विभाजन को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ आप सभी लोग, ठीक है। तो अमीबा में हमने देख लिया जो अलैंगिक जनन होता है कैसे द्विखंडन होता है। अब यहाँ पर हम लोग ईस्ट में अलैंगिक जनन की बात करेंगे कि ईस्ट में जो अलैंगिक जनन होता है वो कौन सी विधि के द्वारा होता है। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था ना कि जो हमारा ईस्ट है, हाइड्रा वगैरह है, इन सब में बडिंग के द्वारा, ठीक है, बडिंग के द्वारा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि मुकुलन के द्वारा होता है। कैसे, यहाँ पर आपका ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट कोशिका है। अब क्या है, इसके शरीर से एक छोटा सा मुकुल, ठीक है, ये देखो पहले ये ऐसे था, ठीक है, पहले ऐसे था ईस्ट, अब क्या हो रहा है, इसके शरीर से एक छोटी सी बड निकल रही है, ठीक है, छोटी सी कली निकल रही है। क्या हो रहा है, छोटी सी कली निकल रही है, विकसित होता हुआ यहाँ पर देखो बड है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका मुकुल बन जाएगा, ठीक है, मतलब बड जो है, ठीक है, कली जो है वो बन जाएगी। अब ये कली क्या है बाबू, कली यहाँ पर, ठीक है, ग्रोथ करके क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, वृद्धि करेगी, वृद्धि करने के बाद यहाँ पर आपका नया जो ईस्ट है वो बना लेगी, ठीक है। तो ईस्ट में क्या है, ईस्ट में आपका मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो जनक के शरीर, जो जनक का शरीर है वो क्या है, बाह्य वृद्धि करता है या फिर धीरे धीरे वृद्धि करके एक छोटी सी कली बनाता है, छोटी सी कली निकलती है और यही कली धीरे धीरे क्या करती है, ग्रोथ करती है, ठीक है, वृद्धि करती है। उसके बाद नया अमीबा जो सॉरी नया ईस्ट जो है वो बना लेती है, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, डन यहाँ तक। अगर यहाँ तक डन है तो बता दो कि यस दीदी यहाँ तक बिल्कुल से डन है। अब हम लोग यहाँ पर शैवाल में अलैंगिक जनन समझेंगे कि शैवाल जो हमारे होते हैं इनमें अलैंगिक जनन कैसे होता है। जो एल्गी होते हैं शैवाल जिनको बोलते हैं, तो अगर हम लोग बात करें शैवाल की तो शैवाल में अलैंगिक जनन किसके द्वारा, विखंडन के द्वारा, ठीक है, विखंडन है, ठीक है, क्या है, विखंडन। विखंडन को हम लोग फिजन बोलते हैं, द्विखंडन नहीं है, ठीक है, द्विखंडन को बाइनरी फिजन बोलते हैं लेकिन विखंडन जो होता है उसको हम लोग फिजन बोलते हैं। तो शैवाल में अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा, फिजन यानी कि विखंडन के द्वारा, खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन तथा कई प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो जैसे शैवाल है इसमें मिक्स वेज आपका अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, विखंडन भी होगा यानी कि बाइनरी फिजन भी होता है, फ्रेगमेंटेशन भी होता है और क्या है यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन जो है ये भी होता है, ठीक है, कई प्रकार का यहाँ पर अलैंगिक जनन होता है, ठीक है, कई टाइप से हो जाता है। देन शैवाल जो है आपका क्लाइमाइडोमोनास जो होता है, ठीक है, क्लाइमाइडो जो मोनास है इसमें प्रोटोप्लास्ट में कोशिका विभाजन के द्वारा 2 या फिर 4 आपके चल बीजाणु, ठीक है, क्या है, चल बीजाणु जिनको हम लोग जू स्पोर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये क्लाइमाइडोमोनास होता है, ठीक है, क्लाइमाइडोमोनास होता है, इसमें जो प्रोटोप्लास्ट है सबसे पहले वो डिवाइड करके, ठीक है, इसमें डिवीजन होकर, ठीक है, विभाजित होकर ये क्या करता है, 2 या फिर 4 चल बीजाणु जिनको हम लोग जू स्पोर बोलते हैं, ठीक है, क्या जू स्पोर बोलते हैं यानी कि जू स्पोर यहाँ पर बनाता है। ये गतिशील तथा कैसे होते हैं, द्विकाशिक होते हैं, ठीक है, जो आपके चल बीजाणु होते हैं, तो ये जू स्पोर होते हैं,
ठीक है। जो स्पोर जो है ये कैसे होते हैं, तो आपको बताना है गतिशील यानी कि मोटाइल होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कैसे होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर बाईफ्रेजिलेट होते हैं। ठीक है, बाईफ्रेजिलेट यानी कि द्विकशाभिक होते हैं। ठीक है, कैसे द्विकशाभिक होते हैं। तो ये जो हमारा शैवाल है, ठीक है, शैवाल में जो आपको क्लैमाइडोमोनास होता है, सबसे पहले इसमें क्या है, इसका जो प्रोटोप्लास्ट है वो विभाजन करता है। विभाजन करने से 2 या फिर 4 जूस्पोर यानी कि चल बीजाणु बनता है। अब ये जो चल बीजाणु है ये कैसे, ये मोटाइल यानी कि गतिशील होते हैं और साथ ही साथ द्विकशाभिक यानी कि बाईफ्रेजिलेट भी होते हैं। ठीक है, बाईफ्रेजिलेट भी होते हैं। प्रत्येक चल बीजाणु वृद्धि कर वयस्क क्लैमाइडोमोनास में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या बताया, यहाँ पर इसने ये बताया कि प्रत्येक जो आपका चल बीजाणु होता है, जो स्पोर होता है, वो वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने के बाद क्या है, वयस्क क्लैमाइडोमोनास में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, यहां पर समझे। ठीक है, यहां पर समझेंगे। शैवाल है तो बोलेंगे यस दीदी शैवाल है। शैवाल में आपने क्या लिया था, क्लाइमाइडो, ठीक है, क्लाइमाइडोमोनास। ठीक है, अब इस क्लाइमाइडोमोनास का सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रोटोप्लास्ट विभाजित हुआ। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट क्या होगा, प्रोटोप्लास्ट ये विभाजित होगा। ठीक है, ये विभाजित होकर क्या बनाता है, ठीक है, ये विभाजित होकर क्या बनाता है, तो आपको याद रखना है ये 2 या फिर 4, ठीक है, 2 या फिर 4 जो स्पोर बनाता है। ठीक है, 2 या 4 जो स्पोर बनाता है। अब ये जो आपके जो स्पोर होते हैं ये कैसे होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये बाबू आपके मोटाइल, ठीक है, ये कैसे हैं, मोटाइल और आपके बाई फ्लैजिलेट होते हैं। ठीक है, बाई फ्लैजिलेट होते हैं यानी कि गतिशील होते हैं। जो स्पोर है वो गतिशील और द्विकशाभिक होते हैं। अब ये जो आपका जो मतलब क्या है, जो स्पोर, ठीक है, जो स्पोर जो है ये क्या करेगा, ये बाबू वृद्धि करता है। ठीक है, क्या करेगा, वृद्धि करेगा। वृद्धि करने के बाद क्या कर लेता है, यहां पर आपका वयस्क ठीक है, वयस्क क्लैमाइडोमोनास बना लेता है यहाँ पर। ठीक है, देन सबसे पहले क्लैमाइडोमोनास था, इसका प्रोटोप्लास्ट विभाजित हुआ। विभाजित होने के बाद यानी कि डिवाइड होने के बाद 2 या फिर 4 यहाँ पर जो स्पोर बनते हैं। जो स्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल और आपके बाईफ्लैजिलेट होते हैं। साथ ही साथ क्या, जो आपके प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक जो स्पोर है ये क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और वृद्धि करने के बाद ये आपका वयस्क क्लैमाइडोमोनास जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, यही मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कवक में जो अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, कवक में जो अलैंगिक जनन होता है उसको समझेंगे कि जो हमारे कवक है यानी कि जो आपके फंजाई होते हैं इनमें अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो कवक में अलैंगिक जनन कई प्रकार से होता है। ठीक है, कई प्रकार से होता है, जैसे चल बीजाणु, ठीक है, क्या हो गया, चल बीजाणु हो गया, जो स्पोर, ठीक है, चल बीजाणु हो गए, कोनोडिया हो गया, तथा और कैसे अचल बीजाणु। ठीक है, कैसे अचल बीजाणु के द्वारा होते हैं। अगर हम लोग बात करें पेनिसिलियम की, तो पेनिसिलियम में कैसा अचल कोनोडिया होता है। ठीक है, अचल कोनोडिया द्वारा आपका बीजाणु द्वारा होता है। ठीक है, अचल कोनोडिया में बीजाणु द्वारा होता है आपका लैंगिक जनन। वहीं पे अगर हम लोग राइजोपस और फ्यूकर की बात करें, तो राइजोपस और जो आपका फ्यूकर होता है इसमें अचल बीजाणु के द्वारा आपका अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो जो कवक है इनमें कई प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, कई प्रकार से होता है, जैसे आपका चल बीजाणु के द्वारा भी होता है, कोनोडिया के द्वारा हो गया और आपका अचल बीजाणु, इन सब के द्वारा होता है। एग्जाम्पल में हमने लिया था, क्या लिया था, पेंसिलियम। पेंसिलियम में कैसे अचल, कोनोडिया और बीजाणु द्वारा आपका जनन होता है। वहीं पर राइजोपस और फ्यूकस की बात करें तो इसमें अचल बीजाणु के द्वारा आपका अलैंगिक जनन जो है वो होता है। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, याद करके रखना है। ठीक है, इतना आपको याद करके रखना है। तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि जनन क्या है, उसके बाद अलैंगिक जनन को पढ़ा। अलैंगिक जनन,
ठीक है। अलैंगिक जनन में मैंने आपको बताया उसकी विधियां जो होती हैं। और लास्ट वाली यहाँ पर आपका कायिक जनन आता है, ठीक है। क्या आता है? कायिक जनन आता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आता है। और मैंने आपको बताया था कि जो कायिक जनन है ये क्या है, ये आपके अलैंगिक जनन की ही एक विधि होती है, ठीक है। अलैंगिक जनन में ही आपका ये कायिक जनन जो है वो आता है। कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो मतलब जनन है, ठीक है, उसको आपको 3 प्रकार का बताया जाता है। मैंने अभी आपको बताया होगा कि जो जनन है, रिप्रोडक्शन है, वो 2 प्रकार का होता है, एक सेक्सुअल, एक आपका असेक्सुअल। लेकिन कई बार होता है कि यहाँ पर आपको 3 प्रकार का बताया जाता है, और वो तीसरा कौन सा होता है? तीसरा यही आपका कायिक जनन होता है, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन और कायिक जनन। लेकिन जो कायिक जनन है ये आपका किसमें? अलैंगिक जनन की ही एक विधि होती है, ठीक है, अलैंगिक जनन में ही आता है। तो कायिक जनन भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के गैमेट नहीं बनते हैं और ना ही जनक पौधे से नए पौधे का क्या है, निर्माण होता है। तो हमारा जो वेजिटेटिव, ठीक है, क्या है? वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो आपका होता है, ठीक है, इसमें क्या है? ये क्या है भैया? ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है, ठीक है, इसी की एक विधि होती है। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर आपका गैमेट जो है, ठीक है, गैमेट जो है वो नहीं बनते हैं, ठीक है, गैमेट जो है वो बाबू क्या है, वो नहीं बनते हैं, ठीक है, युग्मक नहीं बनते हैं। और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर देखो क्या है कि जनक पौधे से क्या है, नए पौधे का निर्माण जो है वो नहीं होता है। तो कायिक जनन क्या बाबू? कायिक जनन आपका एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन की एक विधि होती है, क्योंकि यहाँ पर भी किसी भी प्रकार का गैमेट जो है, गैमेट को हम लोग बोलते हैं युग्मक, ठीक है, क्या बोलते हैं? युग्मक। तो यहाँ पे युग्मक नहीं बनते हैं और ना ही जनक से यानी कि जो पेरेंट सेल होता है उससे नया पौधा भी यहाँ पर नहीं बनता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, नहीं बनता है। जैसे, ठीक है, जैसे इसको बाद में समझेंगे, पहले यहाँ पर समझो, ठीक है, पहले यहीं पर समझो। कायिक जनन जो आपका है आलू में कैसे? आलू में भूमिगत तने से, ठीक है, आलू जो आपका होता है पोटैटो, जिसकी आप लोग सब्जी बना के खाते हो, तो आलू में भूमिगत तने के फूले हुए भाग से क्या है बाबू? कंद बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं? कंद बनते हैं। अगर हम लोग बात करें अदरक की, ठीक है, जिंजर की बात करें, तो जिंजर में भूमिगत क्या है बाबू? प्रकंद यानी कि राइजोम बनता है, ठीक है, क्या है? राइजोम बनता है। वहीं पे बांस की बात करें तो बांस में भी प्रकंद द्वारा ही आपका कायिक जनन होता है। एवं अकेला, ठीक है, एवं क्या है? मतलब एक अकेला बांस, सॉरी, एक अकेला बांस पूरे बांस के जंगल को जन्म दे सकता है। याद रखना कि एक आपका अकेला बांस क्या कर सकता है? पूरे जंगल को जन्म दे सकता है, ठीक है। ये सभी बांस एक दूसरे से क्या होते हैं बाबू? एक दूसरे से शारीरिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। बल्ब की अगर हम लोग बात करें तो बल्ब में बड़ी कलिकाएं होती हैं जिनमें भोज्य पदार्थ जो है वो संग्रहित होता है, और ये बाद में चलकर नए पौधों को बाबू क्या करती हैं? जन्म दे देती हैं, ठीक है, क्या करती हैं? जन्म देती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये जो आपका जिंजर है, ठीक है, ये जो आपका अदरक है, ठीक है, अदरक में मैंने क्या बताया था? अदरक में मैंने बताया था कि भूमिगत प्रकंद होते हैं, ठीक है, प्रकंद जिनको हम लोग राइजोम बोलते हैं, इनके द्वारा, ठीक है, यहाँ पर जनन हो जाएगा। आलू की बात करें तो आलू में क्या है? ठीक है, आलू में क्या है? आलू में भी मैंने आपको ये बताया है, ठीक है, यहाँ पे देखो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, ये आलू में क्या है? भूमिगत तने के द्वारा फूले भाग से क्या है बाबू? कंद बनते हैं, ठीक है, क्या है? कंद बनते हैं। और यहाँ पे जो आपका पोटैटो होता है, ठीक है, पोटैटो यानी कि जो आलू होता है, यहाँ पर आपका ट्यूबर बनता है, और ये जो आंखें जैसे संरचना होती है, देखते हो ना कि आलू है, आलू में छोटे छोटे से बल्ब जैसे संरचना आंखें जैसे निकल आती है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऐसे गड्ढा गड्ढा होता है, उसी से क्या है फिर बल्ब जैसी संरचना जो है वो निकलने लगती है, ठीक है, क्या है? तो आप बोलेंगे कि दीदी निकलने लगती है। थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं, तो वो पीछे वाला जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था वो आपको ज्यादा समझ आएगा। पहले इसको समझ लो। कायिक प्रवर्धन की बात करें, ठीक है, कायिक अगर प्रवर्धन की बात करें तो जनक पौधे पर बनी कायिक संरचनाओं की, ठीक है, जनक जो पौधे होते हैं उन पर बनी कायिक संरचनाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्ध कहते हैं। प्रवर्ध वृद्धि करके नए पौधों को क्या करते हैं बाबू? जन्म देते हैं। जैसे फसली पौधे में, ठीक है, फसली पौधों की अगर हम लोग बात करें तो फसली पौधों में जैसे आपका आलू हो गया, गन्ना, केला, प्याज की खेती के लिए कायिक प्रवर्धन विधि का प्रयोग किया जाता है ना। कौन सी? कायिक प्रवर्धन की विधि का प्रयोग किया जाता है। गन्ने में पर्वसंधियां यानी कि नोड्स से कई कलिकाएं निकलती हैं। आप देखते हो ना ऐसे गन्ना होता है,
ठीक है, ये क्या है, ये ऐसे करके गन्ना हो गया। ठीक है, गन्ना हो गया। अब यहाँ पर क्या है, आप देखते हो यहाँ पे साइड साइड से, ठीक है, यहाँ पर साइड में क्या है, साइड में यहाँ पर आपके नोट्स निकलती हैं। ठीक है, नोट्स क्या है बाबू, नोट्स निकलती हैं जिनको हम लोग पर्व संधियां बोलते हैं। और यही जो कलिकाएं हैं वो वृद्धि करके क्या बना लेती हैं, नए पादप को जन्म देती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, नए पादप को जन्म देती हैं। जैसे अगर हम लोग पौधों में कायिक जो प्रवर्ध होते हैं उनकी बात करें तो पौधों में जो कायिक प्रवर्ध हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। आपका प्रगंध हो गया जिसको राइजोम बोलते हैं, कंद जिसको हम लोग ट्यूबर बोलते हैं, बल्ब, ठीक है, बल्ब को हम लोग बल्ब ही बोलते हैं। ऊपर विस्तारी की बात करें तो उसको हम लोग रनर बोलते हैं। अंधा विस्तारी की बात करें तो उसको हम लोग सगर बोलते हैं। विस्तारिका की बात करें तो उसको हम लोग ऑफसेट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, अब यहाँ पर ये देखो आप लोग इमेज, अब समझ आएगा। ठीक है, अब क्या है, अब आपको समझ आएगा। डन। तो जिंजर में क्या है, प्रकंद यानी कि राइजोम के द्वारा कायिक जनन होता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग बात करें किसकी, पोटैटो की यानी कि आलू में, तो इसमें आपके क्या पाए जाते हैं, कंद यानी कि ट्यूबर पाए जाते हैं जिनके द्वारा यहाँ पर आपका जनन हो जाएगा। स्वीट पोटैटो की बात करें, स्वीट पोटैटो जिसको हम लोग शकरकंद बोलते हैं, यहाँ पर आपका रूट प्रोपगेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, रूट प्रोपगेशन होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें लीफ की मतलब ब्रायोफिल्म की बात करें, पत्थर चटा की बात करें, तो यहाँ पर क्या है, पत्तियों में, ठीक है, पत्तियों के किनारे किनारे क्या है बाबू, यहाँ पर बड्स बनती हैं और यही क्या है, यही यहाँ पर नई पत्तियां जो है वो बना लेती हैं। ओनियन की बात करें तो ओनियन में क्या है, बल्ब के द्वारा होता है। बात करें अगर हम लोग ऑक्सलेस की तो यहाँ पर क्या है, आपका रनर के द्वारा होता है। मिंट की बात करें तो मिंट में कैसे, मिंट में आपके पाए जाते हैं शक्कर। ठीक है, मिंट में क्या है, शक्कर पाए जाते हैं, इनके द्वारा आपका अलैंगिक जनन होता, कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, क्या है, इनके द्वारा आपका कायिक प्रवर्धन होता है। डन, डन, बताओ अगर यहाँ तक डन है तो बता दो कि यस दीदी यहाँ तक बिल्कुल से डन है, यहाँ तक हमें समझ आ गया है। सभी को, जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं उन सभी को बहुत ढेर सारा, ठीक है, बहुत ढेर सारा हेलो हाय नमस्ते। ठीक है, बहुत ढेर सारा हेलो हाय नमस्ते, बहुत बड़े। चलो अच्छा, ये जितने बच्चे कह रहे हैं कि दीदी कमेंट्स नहीं देख रहे हो, हैं कमेंट्स क्यों नहीं देख रहे हो, तो प्यारे बच्चों, ठीक है, प्यारे प्यारे बचाकूस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो क्लास है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला चैप्टर है। और अगर आपने पहला चैप्टर सही तरीके से पढ़ लिया है ना, पहला चैप्टर आपने सही तरीके से पढ़ लिया, सही से समझ लिया, तो फिर आगे वाले जो चैप्टर आएंगे उनको भी पढ़ने में आपका मन लगेगा। अगर आपने पहले चैप्टर को पढ़ने में ही थोड़ा सा है ना आलस कर दिया, आपने सही तरीके से चीजों को समझा नहीं, तो आगे वाले जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको पढ़ने में फिर मतलब आपको आलस आएगी, अरे यार कैसे नहीं समझ आता है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, अभी मैं आपको जनन के बारे में बता रही हूँ, है ना, यहाँ पर मैंने गैमेट बताया, गैमेट क्या है, युग्मक, है ना, और चीजें अभी मैं आपको बताऊंगी। और यही कुछ कुछ जो आपकी चीजें हैं, वर्ड्स हैं, ये आगे मैं यूज करूंगी। तो इस वजह से आगे जब मैं इनको यूज करूंगी तो आपको थोड़ा सा वहां पर सोचना ही नहीं पड़ेगा, है ना, अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। अगर मैं गैमेट आगे बोल दूंगी, ठीक है, गैमेट बोल रही हूँ, फर्टिलाइजेशन बोल रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए ना कि अच्छा मैं निषेचन की बात कर रही हूँ, अच्छा मैं गैमेट की बात कर रही हूँ। क्योंकि कई सारे बच्चे होते हैं, अगर मैं यहाँ पर गैमेट बोल रही हूँ या फिर मैंने फर्टिलाइजेशन लिख दिया या फिर मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख दिया, तो बच्चे कॉमेंट करेंगे कि दीदी हमें हिंदी में बताओ, है ना, हिंदी में बताओ। तो मैं यहाँ पर आपको इंग्लिश में इसलिए बताती हूँ ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पता रहे। क्योंकि देखो एक बार मैं आपको हिंदी में बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में बताती हूँ ना, आपके भले के लिए ही बता रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ भाई फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अब आपको पता है कि निषेचन क्या है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है निषेचन क्या है, लेकिन उसने क्या किया, आपसे इंग्लिश में पूछ लिया कि फर्टिलाइजेशन क्या है। अब आप वहां पर सोच रहे हैं कि भाई ये फर्टिलाइजेशन क्या है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, बल्कि आप निषेचन को पढ़ चुके हैं, है ना, आपके ब्रेन में बिल्कुल से बैठा हुआ है। लेकिन बस दिक्कत कहाँ पर आई कि उसने इंग्लिश से पूछ लिया, इंग्लिश से पूछ लिया तो आपको पता ही नहीं चल रहा है ना। तो इस वजह से मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रही हूँ, ठीक है। और जो ये कह रहे हैं कमेंट्स नहीं देख रही हूँ बाबू, सबके यहाँ पे मैं कमेंट्स देख रही हूँ, ठीक है, सबके कमेंट्स देख रही हूँ। पहले यहाँ पर क्लास को कर लेते हैं, सारी चीजों को समझ लेते हैं, एंड देन उसके बाद हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। जब पूरा क्लास अपनी खत्म होगी, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को अपन लोग समझ लेंगे, सारे जितने टॉपिक्स वगैरह उनको देख लेंगे, देन उसके बाद हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। आपके जितने डाउट्स वगैरह होंगे और जो क्वेश्चन वगैरह होंगे उन सभी को मैं देखूंगी, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग जलकुंभी की बात करते हैं, ठीक है, किसके, जलकुंभी की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी क्या है,
है ना, नाम तो सुना ही होगा जलकुंभी क्या है, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। तो जलकुंभी बाबू क्या है, एक जलीय पौधा होता है, ठीक है, क्या है, एक जलीय पौधा है जो स्थिर जल में तेजी से वृद्धि करता है। जो जलकुंभी है वो एक जलीय पौधा होता है, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है जलकुंभी मतलब जलीय पौधा। अब ये जो जलीय पौधा आपका जलकुंभी है, ये स्थिर जल में क्या है, बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, बहुत तेजी से वृद्धि करता है। इसमें कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा, भूस्तारिका यानी कि ऑफसेट द्वारा होता है। ये एक विदेशी आपका खरपतवार पौधा है जो पूरे जल को, ठीक है, जो क्या करता है, पूरे जल से ऑक्सीजन खींच लेता है, जिसके कारण से जो जलीय जीव होते हैं वो प्रभावित होते हैं। अब कैसे, ठीक है, अब कैसे, मान लो ये क्या है, मान लो ये एक तालाब है, ठीक है, इसमें क्या है भैया, ये एक तालाब है, ठीक है, ये क्या है, ये है एक आपका तालाब। अब यहां पर ये हो गया जलकुंभी, ठीक है, यहां पर क्या हो गया, ये हो गया जलकुंभी। अब इसमें आपको पता है मछलियां भी होंगी, ठीक है, मछली कैसे बनाऊं, बताओ मछली कैसे बनाऊं, ठीक है, मान लो ये क्या है, मछली हो गई, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी मछली हो गई। अब कहीं से तो ये लग नहीं रही है मछली, कोई बात नहीं, ये मछली हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मान लेना कि हाँ मैंने यहाँ पर मछली क्या है, मछली मैंने बनाई हुई है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये मछली वगैरह हो गई, ठीक है, और भी जितने जंगली जीव वगैरह होते हैं वो सब इसमें है, ठीक है, बस आपको सपोज कर लेना है, मान लेना है कि हाँ इसमें ये जल भरा हुआ है, और ये जो ब्लू कलर का है, ठीक है, कौन सा, ब्लू कलर का है, यानी कि ब्लू कलर का है, ये है आपका जलकुंभी, ठीक है, ये क्या है, ये है आपका जलकुंभी, ठीक है, जलकुंभी है ये ब्लू कलर का, और इसमें भरा हुआ पानी, और ये है आपकी मछली, ठीक है, ये है मछली, और ये क्या है, ये है आपका तालाब, ठीक है, ये है आपका तालाब। तो मैंने जलकुंभी को आपको बताया है कि जो जलकुंभी है वो आपका एक जलीय पौधा होता है, ठीक है, क्या है, जलीय पौधा होता है, या फिर विदेशी आपका खरपतवार होता है, जो क्या करता है, स्थिर जल में बहुत तेजी से फैलता है। अब ये जो इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, इस जल में जो क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, ठीक है, इस जल में क्या है, ये जो ऑक्सीजन है O2 है, ठीक है, ये जो O2 है, ठीक है, ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन को ये क्या करता है, बहुत तेजी से खींच लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन को क्या है, ऑक्सीजन को पूरा खींच लिया। जब इसने ऑक्सीजन को खींच लिया, तब यहाँ पर ये जो मछलियां वगैरह हैं और जितने जलीय मतलब जीव हैं वो क्या होंगे, वो प्रभावित होंगे, ठीक है, वो क्या है, वो प्रभावित होंगे। जब वो प्रभावित होंगे भैया, जब ऑक्सीजन खींच लिया तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, ठीक है, क्या होंगे, मर जाएंगे, ठीक है, इनको नुकसान पहुंचेगा। तो ये जो आपका जलकुंभी है, ये क्या है बाबू, आपका एक जलीय पौधा होता है, या फिर जलीय जंगली घास होती है, या फिर विदेशी खरपतवार होता है, जो कि स्थिर जल में बहुत तेजी से फैलता है। ये जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिससे जो जलीय मतलब आपके जीव होते हैं उनको बाबू नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। और इस जलकुंभी को हम लोग बंगाल का आतंक के नाम से, यानी कि टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं कभी बोल दूं कि बंगाल का आतंक क्या है, ठीक है, बंगाल का आतंक क्या है, तो आपको समझना है कि अच्छा दीदी वहां पर जलकुंभी की बात कर रही हैं आपसे, ठीक है, किसकी, जलकुंभी की बात कर रही हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाम क्या है, जलकुंभी, उपनाम क्या हो जाएगा इसका, बंगाल का आतंक। क्या हानि करता है, क्या नुकसान पहुंचाता है, तो ये पानी से ऑक्सीजन को खींच लेता है, ठीक है। और अगर महत्व की बात करें कि इसकी महत्व क्या है, तो आपको याद रखना है इसका जो सीमित उपयोग होता है, ठीक है, जो सीमित, इसका मतलब लिमिटेड जो यूज होता है वो किसमें, वो बायोगैस वगैरह में होता है, ठीक है, बायोगैस हो गया, खाद हो गया, कागज के निर्माण में, इन सब में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, देखो देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना, देखने में कितना सुंदर लग रहा है ये ऐसी हरकतें करता होगा कि जल से ऑक्सीजन को खींच लेता होगा, और जो जीव रह रहे हैं उनको नुकसान पहुंचाता होगा, नहीं ना। ये देखो ऐसे ही लोग होते हैं, ठीक है, अपने आसपास के जो लोग हैं वो भी ऐसे ही होते हैं, देखने में बहुत सीधे, बहुत मासूम, है ना, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरा जहर भर के रखते हैं ना, टाइम आने पर आपको डोज दे देते हैं, ठीक है। तो किसी की शक्ल देखकर, है ना, किसी को बाहर से देखकर मत वो कर लेना कि हाँ भाई देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान होंगे ना, बहुत सीधे लग रहे हैं, नहीं, ठीक है, किसी को देखकर आपको भरोसा नहीं करना है, ठीक है, बाहर से देख के आपको भरोसा नहीं कर लेना है, ठीक है भाई। चलो, तो ये आपका है, ये है आपका जलकुंभी, डन। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे पत्तियों द्वारा होने वाला कायिक जनन।
जो पत्तियों के द्वारा होने वाला कायिक जनन है वो किस में होता है? तो पत्तियों द्वारा होने वाला कायिक जनन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि पत्तियों द्वारा जनन जो है वो कौन सा हो जाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो कलंचू हो गया, कलंचू वर्टिसिलेटा आपका जो होता है, ठीक है, पत्थर चटा हो गया, इन सब में क्या है? इन सब में पत्तियों के द्वारा आपका कायिक जनन होता है। पत्थर चटा के पत्तियों में, ठीक है, पत्थर चटा में पत्तियों के कटे किनारों से अपस्थानिक क्या होती है बाबू? कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। ये कलिकाएं मात्र पौधे से, ठीक है, ये कलिकाएं मात्र पौधे से अलग होकर नए पौधों को जन्म देती हैं। कैसे कैसे करती हैं बाबू? कैसे करती हैं? देखते हैं यहाँ पर कैसे करती हैं। ठीक है, कैसे करती हैं? ये मान लो है आपका, ठीक है, गलत मैंने बना दिया, रुको एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, 1 मिनट। ठीक है, अरे भाई क्या हो रहा है? कहीं आप लोग उधर से बैठे बैठे जादू टोना तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, जादू टोना तो नहीं कर रहे हैं उधर से बैठे बैठे? बताओ। ये देखो, अब ये जो आपका पत्थर चटा है, ठीक है, ये क्या है? आपका पत्थर चटा। ठीक है, पत्थर चटा हो गया। अब इस पत्थर चटा की जो मतलब साइड में, ठीक है, साइड में क्या है यहाँ पर बाबू? अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है? अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। और ये अपस्थानिक कलिकाएं जो हैं यही क्या करते हैं? ग्रोथ करके नए पौधों को जन्म देती हैं। ठीक है, नए पौधों को क्या करती हैं? जन्म देती हैं। ये पौधों की पत्तियां जो है वो क्या है? यहाँ पर किनारों पे कटी होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, अरे भैया ये यहाँ पर क्या है? ये बीच बीच डॉट डॉट दिख रहा है ना, यहाँ से यहीं से क्या है? ठीक है, यहीं से क्या है? यहीं से आपकी अपस्थानिक कलिकाएं निकलती हैं और यही कलिकाएं क्या करती हैं? ग्रोथ करके, ठीक है, यही कलिकाएं ग्रोथ करके यहाँ पर आपका नया पौधा जो है वो बना लेती है। ठीक है, तो ये आपका होता है पत्तियों द्वारा कायिक जनन। किस में होता है? तो मैंने आपको बताया है, कलंचू जैसे हो गया, ठीक है, कलंचू वर्टिसिलेटा जो होता है, पत्थर चटा होता है, इन सब में आपका पत्तियों के द्वारा होता है कायिक जनन। ये देखो, ये पत्ती हैं, इन पत्तियों के किनारे के कटे हुए भाग से क्या है? ये अपस्थानिक कलिकाएं निकल रही हैं। ठीक है, अपस्थानिक कलिकाएं, ठीक है, यहाँ से क्या है? अपस्थानिक कलिकाएं निकल रही हैं और यही कलिकाएं धीरे धीरे ग्रोथ करके नया जो पौधा है उसको बना लेती हैं। ठीक है, तो यही आपका होता है पत्तियों में कायिक प्रवर्धन। ठीक है, पत्तियों में क्या है? कायिक जनन, सॉरी, पत्तियों द्वारा कायिक जनन। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग नीला कुरंजी के बारे में समझते हैं कि नीला कुरंजी क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जो नीला कुरंजी है ये 12 वर्षों में एक बार खिलने वाला, ठीक है, ये क्या है? 12 वर्षों में एक बार पुष्पित होता है, एक बार खिलता है, एक बार पुष्प देता है। कितने साल में? 12 साल में। 2006 में अगर बात करें तो 2006 में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र में सड़क के किनारे क्या था बाबू? जो पुष्प थे, ठीक है, जो पुष्प थे, फ्लावर्स थे, उनकी कालीन बिछ गई थी। यहाँ पे देखो, ये है आपका नीला कुरंजी। ठीक है, क्या है? नीला कुरंजी। और ये क्या करता है? 12 साल में एक ही बार इसका जो फूल है वो खिलता है या फिर पुष्पित होता है। अगर बात करें ये कब खिला था तो 2006 में। ठीक है, 2006 में कहाँ पे? केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, जितने आपके पहाड़ी क्षेत्र थे, ठीक है, इनके सड़क के किनारे बाबू पुष्पों की कालीन जो थी वो बिछ गई थी, है ना। और देखने में सोचो कितना अच्छा लग रहा होगा। यहाँ पे देखो, ये देखो, सुंदर सा लग रहा है ना? लग रहा है ना सुंदर सा? जल्दी बताओ, लग रहा है ना सुंदर सा? ठीक है, चलो डन। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? हमने जो हमारा अलैंगिक जनन था उसको खत्म कर लिया है, क्या होता है, इसकी जो विधियां थी उनको भी हमने समझ लिया है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है लैंगिक जनन। अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। ठीक है, किसके? लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो बाबू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल, ठीक है, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ यहाँ पर गैमीट भी बनते हैं। ठीक है, गैमीट भी बनते हैं। इसमें क्या है? फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की जो क्रिया है वो भी होती है। ठीक है, निषेचन की क्रिया भी होती है। तो जो आपका अलैंगिक जनन है, ठीक है, अलैंगिक जनन में क्या है बाबू? अलैंगिक जनन में, ठीक है, अलैंगिक जनन में
मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में गैमेट यानी कि युग्मक भी बनते हैं और साथ ही साथ फर्टिलाइजेशन यानी कि क्या है भाई, निषेचन की क्रिया भी होती है। ठीक है, क्या होती है, निषेचन की क्रिया भी होती है। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जो अलैंगिक जनन है इसमें जो उत्पन्न संतान है वो अपने जनक के समान होती है, जिसको हम लोग क्लोन कहते हैं। लेकिन जो आपका लैंगिक जनन होता है, ठीक है, इसमें जो संतान है, ठीक है, संतान जो है वो कैसी, अपने जनक से, ठीक है, संतान जो है वो जनक से अलग होती है। ठीक है, कैसी होती है, संतान जो है वो जनक से अपने अलग होती है। इतना याद करके रखना, ठीक है, इतना आपको याद करके रखना है। तो अलैंगिक जनन क्या है बाबू, उच्च वर्गीय पौधे तथा जंतुओं में लैंगिक जनन होता है। सॉरी, ठीक है, सॉरी मैंने अलैंगिक बोला लेकिन लैंगिक है। ठीक है, तो उच्च वर्गीय जो आपके पौधे होते हैं और जंतु हैं, इनमें क्या है, इनमें आपका लैंगिक यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये जो आपका लैंगिक जनन की क्रिया है ये विस्तृत और जटिल होती है। ठीक है, कैसी, विस्तृत, जटिल और धीमी प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है कि इसमें दो विपरीत जनकों यानी कि नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। नर में, ठीक है, नर में क्या है, नर युग्मक, और मादा में क्या बनता है, मादा युग्मक बनता है। ठीक है, जो मेल होते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, मेल की बात करें, तो मेल में क्या है बाबू, मेल गैमीट। ठीक है, मेल में मेल गैमीट बनते हैं। मेल गैमीट क्या है बाबू, आपका स्पर्म होता है। ठीक है, स्पर्म होता है। फीमेल की बात करें यानी कि मादा की बात करें, तो मादा में क्या है, फीमेल गैमेट बनता है। ठीक है, फीमेल गैमेट क्या होता है, तो आपको याद रखना है, फीमेल गैमेट ओवम होता है। ठीक है, क्या है, ओवम होता है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो वहां पर आपकी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, कौन सी, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो लैंगिक जनन है ये उच्च वर्गीय पौधे और जो आपके जंतु होते हैं उनमें होता है। साथ ही साथ लैंगिक जनन की जो क्रिया है वो विस्तृत होती है। ठीक है, जटिल होती है और धीमी होती है। जो अलैंगिक जनन है यहाँ पर क्या है, जो नर होते हैं और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। नर में नर गैमेट यानी कि नर युग्मक बनता है जो स्पर्म आपका होता है। वहीं पे मादा की बात करें तो मादा में आपका मादा युग्मक यानी कि आपका फीमेल गैमेट बनता है, जिसको हम लोग ओवम यानी कि अंडाणु कहते हैं। ठीक है, जो निषेचन की क्रिया द्वारा संलग्न होकर युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण करते हैं। ठीक है, नर तथा मादा युग्मक अगुणित होते हैं क्योंकि इनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यह क्या होते हैं, बनते हैं। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ठीक है, जो आपका मेल गैमेट है, ठीक है, मेल गैमेट है इधर, और इधर आपका हो गया फीमेल गैमेट। ठीक है, क्या हो गया, फीमेल गैमेट हो गया। मैंने आपको ये बताया है कि जो मेल गैमेट है वो बाबू आपका क्या है, स्पर्म होता है। वहीं पे अगर मेल गैमेट क्या है, स्पर्म होता है। फीमेल गैमेट की बात करें, ओवम होता है, जिसको हम लोग अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, अंडाणु। और स्पर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु। ठीक है, क्या बोलते हैं, शुक्राणु, शुक्राणु। और मैंने आपको ये पॉइंट भी बताया था, ठीक है, ये पॉइंट भी मैंने आपको बताया था कि जो शुक्राणु है ये कैसा, एन होता है, यानी कि होता है ये अगुणित। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं, कैसा होता है, अगुणित होता है। वहीं पे अगर ओवम की बात करें तो ओवम भी कैसा, ये भी आपका अगुणित यानी कि एन होता है। ठीक है, अब जब दोनों ये आपस में मिलेंगे, ठीक है, अब ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। ठीक है, क्या बोलते हैं, निषेचन की क्रिया होती है। जब मेल का स्पर्म यानी कि शुक्राणु और फीमेल का ओवम यानी कि अंडाणु आपस में मिलते हैं तो वहां पर निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, कौन सी, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन के बाद क्या है, यहाँ पर जायगोट बनता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या है, जायगोट यानी कि युग्मनज। अब देखो यहाँ पर आपको याद रखना है युग्मक। गैमीट की बात करें तो वहां पर क्या बोलेंगे, युग्मक। और अगर जायगोट की बात करें तो आप वहां पर क्या बोलेंगे, युग्मनज। ठीक है, क्या बोलेंगे, युग्मनज। डन। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ की फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो रही। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है, जायगोट बनेगा। जायगोट की जो सेल है वो डिवाइड होंगी। डिवाइड होने के बाद क्या करती हैं, एम्ब्रियो का निर्माण करती हैं। और ये जो एम्ब्रियो है
ठीक है, ये डेवलपमेंट करके क्या बनाता है, बेबी का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है, बेबी का निर्माण करता है, और वही बेबी 9 महीने के बाद क्या है, बाहर आता है। ठीक है, क्या है, बाहर आता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर देखो इसको भी आपको बताया है कि स्पर्म, ठीक है, स्पर्म और जो ओवम है वो दोनों कैसे, वो दोनों आपके अगुणित होते हैं। ठीक है, यानी कि 23 गुणसूत्र आपके स्पर्म में होते हैं और 23 गुणसूत्र आपके किसमें, ओवम में होते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं जो जाइगोट बनता है, ठीक है, जो जाइगोट बनता है, फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके हो जाएंगे 46 गुणसूत्र। ठीक है, चलो अलैंगिक जनन में अगला पॉइंट देख लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है कुछ कि पादप, कवक तथा जंतु, वाद्य, आकारिकी यानी कि इंटरनल जो आपका मॉर्फोलॉजी होता है, आंतरिक संरचनाओं यानी कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर तथा आपकी जो शरीर क्रिया होती है, ठीक है, शरीर क्रिया विज्ञान में यानी कि फिजियोलॉजी में एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, परंतु लैंगिक जनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं और समान, ठीक है, और एक समान यानी कि पैटर्न जो है वो प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा यहाँ पर, ठीक है, क्या कहा यहाँ पर कि जो पादप होते हैं, कवक होते हैं और जो जंतु होते हैं वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, साथ ही साथ जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और जो आपका फिजियोलॉजी होता है, इन सब में एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। ठीक है, भिन्न होते हैं, अलग होते हैं, लेकिन जो जनन की क्रिया होती है, ठीक है, लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो क्रिया होती है, इसके लिए एक दूसरे के निकट आते हैं और समान पैटर्न जो है वो प्रदर्शित करते हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा याद करके रखिएगा। ठीक है, इसको क्या करिएगा, थोड़ा सा याद करके रखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे जो लैंगिक जनन की घटनाएं होती हैं। ठीक है, लैंगिक जनन की घटनाओं को देखेंगे कि लैंगिक जनन की कौन कौन सी घटना होती हैं। तो बात करें अगर लैंगिक जनन की घटना की यानी कि इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट होते हैं, 3 घटनाएं होती हैं। कौन कौन सा, पहला आपका निषेचन पूर्व घटना जिसको हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। दूसरा आपका निषेचन आता है यानी कि फर्टिलाइजेशन, एंड उसके बाद आपका आता है निषेचन फर्स्ट घटना जिसको हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। अब इन तीनों के नाम से ही आपको समझ आएगा, कैसे आएगा। अगर हम लोग निषेचन पूर्व घटना की बात करें, निषेचन पूर्व, निषेचन पूर्व, प्री, प्री मतलब पहले, ठीक है, मतलब पहले, निषेचन की पहले वाली जितनी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, निषेचन की पहले वाली जितनी क्रियाएं होती हैं वो आपकी निषेचन पूर्व घटना में आती हैं। उसके बाद आपका निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया। जैसे अगर बात करें यहाँ पर ये जो निषेचन पूर्व घटना है, ठीक है, निषेचन पूर्व जो आपकी घटना होती है, ठीक है, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पूर्व घटना में क्या आएगा, ठीक है, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आपका युग्मक जनन, ठीक है, युग्मक जनन और युग्मक, ठीक है, युग्मक स्थानांतरण दोनों आती हैं इसमें। ठीक है, इसमें 2 चीजें आती हैं। जो आपकी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है यानी कि निषेचन पूर्व, निषेचन की पहले वाली जो घटना होती है, यहाँ पर आपकी 2 चीजें आती है। यहाँ पर मतलब आप 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले युग्मक जनन और उसके बाद युग्मक स्थानांतरण पढ़ेंगे। युग्मक जनन क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है कैसे कि युग्मकों का बनना, ठीक है, युग्मकों का बनना ही आपका क्या कहलाता है, युग्मक जनन। जैसे जो नर होते हैं, ठीक है, नर में क्या है बाबू, नर युग्मक बनता है। ठीक है, नर में क्या है, नर युग्मक बनता है। वहीं पे मादा की बात करें तो मादा में क्या है, मादा युग्मक बनेगा। ठीक है, मादा में क्या है, मादा युग्मक बनेगा। अगर बात करें नर युग्मक की तो नर युग्मक क्या है, शुक्राणु होता है। ठीक है, अगर ह्यूमंस की बात करें तो उसमें क्या है, शुक्राणु है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें किसकी, मादा की बात करें तो मादा में क्या हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा। ठीक है, क्या है, अंडाणु हो जाएगा। ह्यूमंस की बात करियो, ठीक है, ह्यूमंस की बात करियो यहाँ पर। तो निषेचन पूर्व घटना जो है, निषेचन की पहले वाली घटना में क्या क्या आता है, युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण। युग्मक जनन में क्या है, युग्मकों का बनना ही, ठीक है, यानी कि मेल के अंदर मेल युग्मक, नर गैमेट मतलब मेल गैमेट, और फीमेल के अंदर जो फीमेल गैमेट बनता है, इनके बनने की क्रिया को ही हम लोग बोलते हैं युग्मक जनन। युग्मक स्थानांतरण की बात करें तो जब ये बन जाते हैं, इनका जो स्थानांतरण होता है उसी को हम लोग युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे
देखो, निषेचन पूर्व घटना जो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में बताया ना मैंने कि यहाँ पर आपका दो चीज आते हैं। कौन कौन सा? पहला आपका गैमेट का बनना यानी कि युग्मक का बनना और युग्मक का स्थानांतरण दोनों। सबसे पहले युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस के बारे में समझेंगे और उसके बाद हम लोग युग्मक स्थानांतरण यानी कि गैमेट ट्रांसफर के बारे में समझेंगे। तो मैंने आपको पीछे बताया, क्या बताया कि युग्मक के बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। युग्मक जनन की प्रक्रिया में नर तथा मादा दोनों युग्मक बनते हैं। दोनों युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ठीक है, दोनों युग्मक कैसे? अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होते हैं। पीछे मैंने बताया ना आपको कि मेल में मेल युग्मक बनेगा, ठीक है, यानी कि मेल गैमेट बनेगा। फीमेल में क्या है? फीमेल गैमेट बनेगा। और ये दोनों क्या होते हैं? दोनों आपके हैप्लॉइड यानी कि अगुणित होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें युग्मक के प्रकार, ठीक है, युग्मक के प्रकार की बात करें तो युग्मक आपके तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? तीन। पहला आपका समयुग्मक, दूसरा आपका असमयुग्मक और तीसरा आपका विषम युग्मक आता है। ठीक है, क्या आता है? तीसरा आपका विषम युग्मक आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चल, हाँ हाँ, आपको जो नोट्स है वो मिल जाएगी, क्लास होने के बाद आपको जो नोट्स है वो मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें युग्मक के प्रकार की तो युग्मक के प्रकार कितने? मैंने तीन प्रकार बताए। कौन कौन सा? पहला आपका समयुग्मक, दूसरा आपका असमयुग्मक और तीसरा आपका विषम युग्मक होता है। समयुग्मक की बात करें, ठीक है, समयुग्मक की अगर हम लोग बात करें तो जो समयुग्मक होते हैं इनके जो बाहरी वाली, ठीक है, आकृति होती है वो कैसे? समान होती। ठीक है, वो कैसी? वो समान, यानी कि बाह्य आकृति और परिभाषा ये दोनों क्या है? समान होती है। ठीक है, कैसी होती है? समान होती है। समयुग्मक में जो नर और मादा युग्मक होते हैं, ठीक है, जो समान युग्मक होते हैं, समयुग्मक होते हैं, इनमें नर और मादा युग्मक की जो पहचान है वो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके के युग्मक को हम लोग बोलते हैं समयुग्मक। ठीक है, क्या बोलते हैं? समयुग्मक। जैसे आपका क्लैमाइडोमोनास हो गया, यूरोथ्लिक्स हो गया, इनमें क्या है? इनमें आपके समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक क्या है कि ये बाह्य आकृति और परिभाषा में समान होते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें मेल और फीमेल जो युग्मक होते हैं, गैमेट होते हैं, इनकी पहचान कर ली जाती है। सेकंड नंबर आपका आता है, ठीक है, सेकंड कौन सा? असम युग्मक। अगर हम लोग असम युग्मक की बात करें, ठीक है, असम युग्मक की बात करें कि असम युग्मक क्या होते हैं, तो असम युग्मक में आपको याद रखना है, ठीक है, असम युग्मक में आपको क्या करना है? आपको याद रखना है कि इसमें जो आपका मादा युग्मक होता है, ठीक है, जो मादा युग्मक होता है वो नर युग्मक से कैसे? बड़ा होता है। ठीक है, मादा युग्मक जो है वो नर युग्मक से कैसे? ठीक है, मादा युग्मक जो है वो नर युग्मक से बड़ा होता है। ठीक है, कैसे होता है? बड़ा होता है। ठीक है, सॉरी, मैंने यहाँ पर क्या बताया? मैंने यहाँ पर ये बताया कि जो मादा युग्मक है, ये मान लो मादा युग्मक हो गया, ठीक है, अरे भैया, चलो, ये क्या है? ये मान लो मादा युग्मक है और ये क्या है? नर युग्मक। तो मादा युग्मक क्या है? नर युग्मक से बड़ा होता है। ठीक है, मादा युग्मक जो है वो नर युग्मक से बड़ा होता है। और साथ ही साथ, ठीक है, और साथ ही साथ इसमें जो मादा और जो नर युग्मक होते हैं इन दोनों में क्या है? फ्रेजिला पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं? इन दोनों में फ्रेजिला पाए जाते हैं। यहाँ पर चलो मैंने ये कर दिया, ठीक है, ये कर दिया मैंने, ये कर दिया, इसको ये देखो, ये बड़ा होगा। ठीक है, ये आपका मादा युग्मक और वो जो नर युग्मक है छोटा, मादा युग्मक बड़ा होगा। और दोनों में क्या है? दोनों में आपके कशाभिक पाए जाते हैं, यानी कि फ्रेजिला पाए जाते हैं आपके असम युग्मक के। वहीं पे अगर हम लोग विषम युग्मक की बात करें, ठीक है, विषम युग्मक की अगर हम लोग बात करें तो विषम युग्मक में क्या है? ठीक है, विषम युग्मक में आपका जो मादा युग्मक है, ठीक है, मादा युग्मक क्या है? बड़ा होता है। ठीक है, मादा युग्मक क्या है? बड़ा होता है। नर युग्मक की बात करें, ठीक है, नर युग्मक की बात करें तो नर युग्मक कैसे? छोटा होता है और साथ ही साथ इसमें फ्रेजिला भी पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? इसमें फ्रेजिला भी पाया जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा चलो ठीक है, एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, नहीं तो अभी आप कहोगे। सम युग्मक की बात करें, ठीक है, तो सम युग्मक में मैंने आपको बताया, क्या बताया? मैंने आपको बताया था कि इनकी बाह्य आकृति, ठीक है, बाह्य आकृति व परिभाषा
समान होती है। ठीक है, कैसी होती है? समान होती है। अब ये जो हमारा समयुग्मक है, ठीक है, जो समयुग्मक है इसमें क्या है? ठीक है, इसमें क्या है? ठीक है, इसमें क्या है? स्टार्टिंग में सॉरी मैंने शायद आपको बोल दिया था, तो नर और मादा, ठीक है, नर और मादा युग्मक की पहचान, सॉरी फॉर दैट, मैंने शायद गलती से आपको इसमें बोल दिया था कि हो जाती, लेकिन नहीं। जो आपका समयुग्मक होता है ये आकृति, इनकी जो बाह्य आकृति होती है और परिभाषा दोनों की समान होती है, ठीक है, एक जैसे होती है। नर और मादा युग्मक की पहचान, ठीक है, नर और मादा युग्मक की पहचान नहीं हो पाती, ठीक है, नर और मादा युग्मक की पहचान नहीं हो पाती। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था, क्लैमाइडोमोनास हो गया, है ना, यूरोथ्लिक्स हो गया, ठीक है। चलो चलो चलो, क्लैमाइडोमोनास हो गया आपका, ठीक है, यूरोथ्लिक्स हो गया, ठीक है, यूरोथ्लिक्स हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपके इनमें पाए जाते हैं समयुग्मक, ठीक है। नर और मादा की पहचान जो है वो नहीं हो पाती है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें इसकी असमयुग्मक की, ठीक है, असम युग्मक की बात करें तो असम युग्मक में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे जो मादा युग्मक है, ठीक है, मादा युग्मक जो होता है वो नर से कैसे, ठीक है, नर युग्मक से बड़ा, ठीक है, ये मादा युग्मक क्या है? बड़ा हो गया, ठीक है, और नर युग्मक क्या है? छोटा होता है, और दोनों में क्या है? फ्रेजिला पाया जाता है, ठीक है, दोनों में क्या है? दोनों में आपका फ्रेजिला पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका स्पायरोगायरा, फ्यूकस हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपको स्पायरोगायरा और फ्यूकस बताया था। वहीं पे अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वहीं पे अगर हम लोग विषम युग्मक की बात करें, ठीक है, विषम युग्मक की बात करें तो विषम युग्मक में मैंने आपको बताया था कि जो मादा युग्मक होता है, ठीक है, मादा युग्मक और अगर नर युग्मक की बात करें, ठीक है, तो मादा युग्मक में मैंने बताया था ना कि मादा युग्मक जो है वो बड़ा होता है और नर युग्मक जो है वो छोटा होता है, ठीक है, नर युग्मक क्या है? छोटा होता है। साथ ही साथ जो नर युग्मक है यहाँ पर आपका क्या पाया जाता है? फ्रेजिला यानी कि कशाभिक पाया जाता है। असम में दोनों में पाया जाता है, विषम में सिर्फ नर युग्मक में पाया जाता है और मादा युग्मक बड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल में आपकी बात करें तो एग्जाम्पल में ऐसे मनुष्य हो गया, कारा हो गया, है ना, मनुष्य में देखते हो जो ओवम होता है, ठीक है, जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है साइज में, और वहीं पे मेल गैमेट की बात करें तो बिल्कुल छोटा होता है और इसमें क्या है? कशाभिक पाए जाते हैं, ठीक है, फ्रेजिला पाया जाता है। डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखो, ये अशम युग्मक, ठीक है, ये देखो यहाँ पर अशम युग्मक दिया है। मादा युग्मक क्या है? बड़ा है, जो नर युग्मक क्या है? छोटा है। दोनों में क्या है? दोनों में यहाँ पर कशाभिक पाया गया है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे युग्मक स्थानांतरण को, क्योंकि मैंने बताया था ना कि जो आपका निषेचन पश्च घटना होती है, यानी कि निषेचन वाली पहली जो घटना होती है, निषेचन के मतलब पहले की जो घटना होती है, उसमें आपको दो चीजों को पढ़ना है। युग्मक जनन, तो युग्मक जनन हमने देख लिया, युग्मकों का बनना ही आपका युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक कितने प्रकार के? तीन होते हैं, कौन कौन सा? सम, अशम और विषम होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें युग्मक स्थानांतरण की, यानी कि गैमेट ट्रांसफर की बात करें, तो यहाँ पर क्या है? युग्मक निर्माण के पश्चात नर व मादा युग्मक एक दूसरे से संलयित होकर निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? एक दूसरे से युग्मक बन गए मेल गैमेट, ठीक है, फिर आपका था फीमेल गैमेट, ठीक है, फीमेल गैमेट। तो जो मेल होते हैं उनमें आपका मेल गैमेट बनता है, फीमेल में क्या है? फीमेल में आपका फीमेल गैमेट बनता है। अब जब ये गैमेट बन गए, ठीक है, जब गैमेट बन गए तो ये एक दूसरे से क्या है? संलयित होते हैं, फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन करने के बाद यहाँ पर क्या है? फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है। निषेचन की क्या है? निषेचन की क्रिया जो है वो संपन्न होती है, ठीक है, निषेचन की क्रिया क्या है? संपन्न होती है। डन। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे परागण के बारे में,
ठीक है, किसके, परागण के बारे में पढ़ेंगे कि परागण जो है वो क्या होता है। ठीक है, परागण देखते हैं। तो परागण की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, परागण की बात करें तो ये जो हमारा आपको मैंने बताया है, ठीक है, अगर आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा होगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पहला और दूसरा चैप्टर जो है कंप्लीट करवा दिया है, लाइव सेक्शन में देखेंगे तो वहां पर पढ़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग वन शॉट कर रहे हैं। ठीक है, वन शॉट कर रहे हैं पहले चैप्टर का। तो देखो परागण में क्या है, पुष्प, आपको पता है कि पुष्प जो है वो पौधे का जनन अंग होता है, जहां पर मेल और फीमेल दोनों अंग जो है वो पाए जाते हैं। मेल अगर ऑर्गन की बात करें, ठीक है, जो आपका पुष्प का नर अंग होता है, नर जनन अंग होता है, उसमें आपकी दो चीजें आती हैं। पहला आपका पुंकेश मतलब पहला आपका तंतु हो गया यानी कि पुतंतु, और दूसरा आपका एंथर हो गया। एंथर में क्या आपको पता है, परागकण बनते हैं। ठीक है, पराग कोश में परागकण बनते हैं। फिर अगर वहीं पे अगर फीमेल वाला जो पार्ट होता है पुष्प का, उसकी बात करें तो यहाँ पर इसकी तीन चीजें इसमें पाई जाती हैं। कौन कौन सी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। ठीक है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, परागकोश। परागकोश में मैंने आपको ये बताया कि परागकोश में आपके क्या बनते हैं, पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण बनते हैं। तो ये जो पॉलिनेशन होता है, ठीक है, परागण होता है, ये क्या है, तो जो आपका मतलब एंथर है, ठीक है, या फिर परागकोश है, यहां पर समझो। ठीक है, यहां पर समझो, यहां पर समझो, नहीं तो आप कहोगे कि नहीं दीदी ऐसे नहीं। ठीक है, तो परागकोश, ठीक है, परागकोश से परागकण का, परागकण का निकलकर, ठीक है, परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक, पुष्प के वर्तिकाग्र तक, ठीक है, वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। ठीक है, पहुंचना ही आपका क्या है, परागण कहलाता है। ठीक है, क्या बताया मैंने यहाँ पर, परागण को मैंने क्या बताया कि जो आपका परागकोश होता है, ठीक है, परागकोश है, परागकण का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही आपका परागण यानी कि पॉलिनेशन कहलाता है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग पुष्प की संरचना की बात करें, ठीक है, पुष्प का जो मेल पार्ट होता है उसकी बात करें, और फिर यहाँ पर हम लोग पुष्प के फीमेल पार्ट की बात करें, ठीक है, फीमेल वाले पार्ट की बात करें, तो ये आपका, ठीक है, ये पुष्प का नर भाग है और ये पुष्प का मादा भाग है। नर भाग में आपका फिलामेंट आता है, ठीक है, पुतंतु जिसको बोलते हैं, और आपका आता है एंथर। ठीक है, क्या आता है, एंथर। और इसी एंथर के अंदर, ठीक है, इसी एंथर के अंदर क्या है, आपके पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन पाए। अब अगर ये जो फीमेल वाला पार्ट होता है इसकी बात करें तो ऊपर ये जो चपटा हुआ भाग दिख रहा है ये आपका होता है वर्टिकाग्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा बोलते हैं। ये लंबी सी संरचना जो आपको ट्यूब जैसे दिख रही है इसको हम लोग वर्टिका बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, और ये जो ओवल शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसी को हम लोग ओवरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। अब ये जो आपका परागण होता है, ठीक है, परागण जो होता है, ठीक है, क्या होता है, ये जो आपका परागण होता है। अभी परागकोश से जो परागकण है, ठीक है, परागकोश से परागकण का निकलकर वर्तिकाग्र तक, ठीक है, वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही आपका क्या है, परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पॉलिनेशन। तो ये एंथर है, ठीक है, एंथर से यानी कि परागकोश से जो परागकण है वो निकलकर जब स्टिग्मा पर पड़ते हैं, ठीक है, फीमेल वाला जो पार्ट होता है स्टिग्मा वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं परागण। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, परागण बोलते हैं। ठीक है, ये देखो, तो पुष्पी पौधों में परागण परागकोश से निकलकर परागकण विधि द्वारा, ठीक है, परागण विधि द्वारा, तो पुष्पी जो आपके पौधे होते हैं इनमें परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन परागकोश यानी कि एंथर से निकलकर परागण यानी कि पॉलिनेशन विधि द्वारा कहां पर बाबू, वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। ठीक है, परागकण, ठीक है, परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प,
ठीक है, जो आपके परागकोश होते हैं या फिर परागकण जो होते हैं वो परागकोश से निकलकर, कहाँ से, परागकोश से निकलकर उसी पुष्प या फिर दूसरी जाति के या फिर उसी जाति के दूसरे पुष्प तक, वर्तिकाग्र तक जब पहुंचते हैं या फिर पढ़ते हैं उसमें, तो इस प्रक्रिया को हम लोग परागण कहते हैं। अब ये जो आपका परागण होता है, ठीक है, परागण के प्रकार की अगर हम लोग बात करें, परागण समझ आया, एक बार बता दो परागण जो है वो समझ आया, मैंने क्या बताया था, ठीक है, मैंने क्या बताया था कि मान लो पुष्प है, ठीक है, पुष्प का जो मेल वाला पार्ट होता है वहां से क्या है, उसके परागकोश है, ठीक है, एंथर से जो परागकण है वो निकलकर जब उसी पुष्प के या फिर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे पड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परागण। ठीक है, क्या बोलते हैं, परागण। अगर परागण की बात करें कि ये कितने प्रकार का होता है, तो मेनली ये दो टाइप का होता है। एक आपका होता है, ठीक है, स्वपरागण, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और दूसरा आपका होता है परपरागण, जिसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। आप देखो इन दोनों के नाम से आपको समझ आएगा, कैसे समझ आएगा, ठीक है, कैसे समझ आएगा, जो स्वपरागण होता है, तो स्वपरागण में क्या है कि जब परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं, स्वपरागण। ठीक है, जब परागकोश से परागकण निकलकर, ठीक है, निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपरागण। तो जब एक ही पुष्प है उसी पुष्प के, यानी कि जो पुष्प है इसी पुष्प के वर्तिकाग्र मतलब परागकोश से परागकण निकलकर इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे पड़ रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे स्वपरागण। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्वपरागण, यानी कि उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। अगर हम लोग परपरागण की बात करें, ठीक है, परपरागण की अगर हम लोग बात करें कि परपरागण जो आपका होता है वो क्या है, तो जब, ठीक है, जब परागकोश से, ठीक है, जब परागकोश से परागकण, ठीक है, जब परागकोश से परागकण निकलकर, ठीक है, निकलकर दूसरे पुष्प के, ठीक है, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं तो उसे, ठीक है, तो उसे हम लोग परपरागण कहते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, परपरागण। और ये जो आपका परपरागण होता है इसके लिए कारक की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसकी, कारक की आवश्यकता होती है। अगर कारक की बात करें, ठीक है, कारक की बात करें तो कारक कौन कौन से हो सकते हैं भैया, आपके कीट हो गए, पक्षी हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, ये सब क्या है, ये सब आपके परपरागण के कारक होते हैं। ठीक है, किसके, परपरागण के आपके कारक होते हैं। तो मैंने आपको बताया स्वपरागण। स्वपरागण क्या है, तो जब परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वपरागण। ठीक है, और अगर हम लोग परपरागण की बात करें तो जब परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पड़ते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं परपरागण। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन। और ये जो आपका परपरागण होता है इसके लिए कारक की आवश्यकता होती है। कारक कौन से, जैसे आपका जल हो गया, वायु हो गया, है ना, कीट हो गया, पक्षी हो गया, ये सब क्या है, मधुमक्खी वगैरह हो गया, ये सब आपके कारक होते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके कारक होते हैं, कारक। डन, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि परागकण जो आपके है, सॉरी, परागण जो है वो दो प्रकार का, पहला आपका स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा आपका क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण होता है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जो कि मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ।
ठीक है। अगर हम लोग पर परागण के माध्यम की बात करें तो पर परागण के, ठीक है, कई सारे माध्यम होते हैं, जैसे कीट के द्वारा, ठीक है, कीट के द्वारा अगर परागण हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटोमोफिले बोलते हैं। पक्षियों द्वारा भी होता है जिसको हम लोग ऑरेंथो बोलते हैं, ऑरेंथोफिले बोलते हैं। हवा के द्वारा जिसको हम लोग एनिमोफिले बोलते हैं, ठीक है। जल के द्वारा जो आपका पर परागण होता है उसको हम लोग हाइड्रोफिले बोलते हैं, ठीक है। ये आपके क्या है, ये आपके पर परागण के माध्यम होते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे निषेचन के बारे में, ठीक है, किसके, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बारे में। और फर्टिलाइजेशन के बारे में देखने से पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा, जनन के बारे में। जनन के प्रकार मैंने बताया कौन कौन से, अलैंगिक जनन और आपका लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की विधियां भी मैंने कंप्लीट करवा दी, और लैंगिक जनन की जो आपकी घटनाएं होती हैं उनको यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लैंगिक जनन की जो पहली घटना थी उसको हमने पढ़ लिया, यानी कि निषेचन की पहले वाली, निषेचन पश्चात जो घटना होती है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से आपका सेकंड, मतलब सेकंड वाला जो घटना है वो स्टार्ट होगी। सेकंड क्या है आपका, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन का होता है। तो युग्मक बन गए, युग्मकों का स्थानांतरण भी हो गया। अब क्या होगा, अब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें कि निषेचन क्या है, तो निषेचन की क्रिया में दो युग्मक, ठीक है, निषेचन की क्रिया में दो युग्मकों का युग्मन यानी कि फ्यूजन होता है। इस प्रक्रिया को युग्मक संलयन यानी कि सिनगैमी कहा जाता है। इस प्रक्रिया के पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। कैसे कैसे होता है, मेल जो है इनमें मेल गैमेट बनता है, ठीक है। फीमेल जो होती है इसमें फीमेल गैमेट बनता है, ठीक है, फीमेल गैमेट बनता है, ठीक है। रुकना, सॉरी, हाँ, जो फीमेल होते हैं इनमें क्या है, इनमें आपका फीमेल गैमेट बनता है, ठीक है, फीमेल गैमेट बन गया। अब जब ये फीमेल और मेल गैमेट बन गया, ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो वहां पर क्या होगी, वहां पर आपकी होगी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी यानी कि निषेचन की क्रिया होगी। आपको पता है जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है, ये कैसे, ये एन होते हैं यानी कि हैप्लॉइड, अगुणित होते हैं। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के बाद क्या है, जाइगोट बनता है यानी कि युग्मनज बनता है। युग्मनज कैसे होता है आपका, 2n यानी कि डिप्लॉइड होता है। अब ये जो आपका युग्मनज है, ठीक है, युग्मनज है, इसकी कोशिकाएं डिवाइड होती हैं, विभाजित होती हैं, और उसके बाद क्या बनाती हैं, इम्ब्रियो बनाती हैं, ठीक है, क्या बनाती हैं, एम्ब्रियो बनाती हैं। तो हमने क्या समझा, निषेचन क्या है, तो निषेचन में, ठीक है, निषेचन में दोनों युग्मक यानी कि मेल और फीमेल दोनों युग्मक आपस में संलयन करते हैं, फ्यूजन करते हैं, उसी को हम लोग निषेचन बोलते हैं। और निषेचन के बाद क्या है आपका, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। यही हमने क्या समझा, यहाँ पर समझ लिया है। अब थोड़ा सा हम लोग अनिषेक जनन के बारे में पढ़ते हैं कि अनिषेक जनन क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है, अनिषेक जनन। तो इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के ही मादा, ठीक है, जो आपका अनिषेक जनन है, यहाँ पर क्या है, बिना निषेचन के ही मादा या फिर भ्रूण जो आपका होता है या फिर नए जीव का निर्माण करती है। जो हमारा अनिषेक जनन होता है, पार्थेनोजेनेसिस होता है, इसमें जो मादा होती है वो भ्रूण या फिर नए जीव का जो निर्माण है वो क्या कर लेती हैं, कर लेती हैं, ठीक है, वो कर लेती हैं, ठीक। जैसे मधुमक्खी हो गया, रोटीफर्स हो गया, आपका जो पक्षी टर्की, ठीक है, टर्की वाला जो पक्षी होता है, इन सब में क्या है, अनिषेक जनन होता है, ठीक है, बिना निषेचन के ही, ठीक है, निषेचन की क्रिया नहीं होती, फिर भी जो मादा है वो भ्रूण का या फिर नए मतलब जो जीव है उसका निर्माण जो है वो कर लेती है। कुछ पुष्पी पौधे जैसे आपका एंटीनेरिया हो गया, अल्पाइना, इसमें भी आपका अनिषेचित अंड विकसित होकर आपका क्या बना देता है, भ्रूण बना देता है। तो जब निषेचन, ठीक है, बिना निषेचन के ही भ्रूण या फिर नए जीव का निर्माण हो रहा है, उस कंडीशन में हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन यानी कि पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग निषेचन के प्रकार देखेंगे कि निषेचन जो हमारा है वो कितने प्रकार का होता है। तो निषेचन आपका मेनली दो टाइप का होता है। पहला आपका बाह्य निषेचन जिसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, दूसरा आपका आंतरिक निषेचन होता है जिसको हम लोग इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल बाह्य निषेचन, ठीक है, मतलब जो आपका बाह्य निषेचन होता है एक्सटर्नल, वो क्या है, बाहर, ठीक है, जब शरीर के बाहर निषेचन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं
बाह्य निषेचन। जब शरीर के अंदर निषेचन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आंतरिक निषेचन बोलेंगे। जैसे, ठीक है, जैसे बाह्य निषेचन में क्या है भैया कि निषेचन की क्रिया जब शरीर के बाहर होती है तो उसको बाह्य निषेचन बोलते हैं। जैसे जेलीफिश हो गया, मेढक हो गया, सीप हो गया, इन सब में बाह्य निषेचन होता है, शरीर के बाहर ही निषेचन होता है। इन प्राणियों में युग्मक संलयन जो है वो जल में होता है। बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में नर तथा मादा युग्मक एक ही समय में विसर्जित होते हैं। ये आपका समकालीनता दर्शाते हैं। ठीक है, क्या दर्शाते हैं, समकालीनता। अब मैंने आपको बताया निषेचन क्या है, ठीक है, मादा और जो मतलब आपका नर युग्मक संलयित होते हैं, फ्यूजन करते हैं, तो वहां पर निषेचन की क्रिया होती है और उसके बाद वहां पर 2n यानी कि डिप्लॉयड आपका जायगोट का निर्माण कर लेते हैं। फिर मैंने आपको बताया, क्या बताया, निषेचन के प्रकार। निषेचन कितने, 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य निषेचन और आपका एक होता है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन मतलब शरीर के बाहर, ठीक है, ऐसा निषेचन जो शरीर के बाहर होता है उसको हम लोग बाह्य निषेचन बोलते हैं। जैसे मेढक हो गया, जेलीफिश हो गया, सीप वगैरह हो गया, इन सब में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, तो आपको याद रखना है कि इन प्राणियों में जो युग्मक संलयन है, ठीक है, गैमेट जो फिजन होता है वो कहाँ पर, जल में यानी कि पानी में होता है। कैसे, बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में नर तथा मादा जो युग्मक है यानी कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो एक ही समय में विसर्जित होते हैं। ये क्या बाबू, ये आपका समकालीनता जो है वो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्या, समकालीनता को प्रदर्शित करते हैं। वहीं पे अगर हम लोग आंतरिक निषेचन की बात करें यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें, तो जब युग्मक संलयन जीव शरीर के अंदर होता है तो उसको हम लोग आंतरिक निषेचन बोलते हैं। जैसे उच्च श्रेणी के प्राणी है ना, आपका सरीसृप हो गया, ठीक है, सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया, जितने भी स्तनधारी आपके मैमल्स होते हैं यानी कि मैमल्स होते हैं, इन सब में आपका आंतरिक क्या होता है, आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। पादपों में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स आपका जो अनावृत बीजी होते हैं और आपके जो आवृत बीजी होते हैं, इनमें क्या है, आंतरिक निषेचन होता है। कवक में भी लैंगिक जनन में आंतरिक निषेचन होता है। जो कवक है इसमें भी क्या है, जब निषेचन है वो आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में मादा युग्मक की संख्या कम तथा जो शुक्राणु होते हैं, या फिर यहां पर लिखो नर युग्मक, ठीक है, नर युग्मक की संख्या क्या है, नर युग्मक की संख्या जो है वो अधिक होती है। ठीक है, नर युग्मक की संख्या क्या है, देखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है यहां पर क्या है, जो मेल होता है, मेल गैमेट, इनकी संख्या क्या है, अधिक होती है। ठीक है, अधिक होती है। अगर फीमेल गैमेट की बात करें, ठीक है, फीमेल गैमेट की बात करें तो फीमेल गैमेट की संख्या जो है वो कम होती है। ठीक है, संख्या क्या है, कम संख्या, या फिर ये लिखो संख्या कम होती है और यहाँ पे इनकी जो संख्या है वो अधिक होती है। अब एक पॉइंट और नोट करना है, ठीक है, एक पॉइंट आपको और नोट करना है, जो मेल गैमेट होते हैं ये बाबू मोटाइल होते हैं, यानी कि चल होते हैं। ठीक है, या फिर इसको बोलो कि गतिशील होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर मादा युग्मक की बात करें यानी कि मेल फीमेल गैमेट की बात करें तो ये आपके नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नॉन मोटाइल यानी कि अचल होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, अचल होते हैं। तो जो आंतरिक फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, आंतरिक फर्टिलाइजेशन जो होता है यानी कि आंतरिक निषेचन होता है, यहाँ पर मेल जो गैमेट है इनकी संख्या ज्यादा और फीमेल गैमेट की संख्या कम होती है। ठीक है, फीमेल की संख्या कम होती है। जो मेल गैमेट है वो कैसा, गतिशील होता है। ठीक है, यानी कि वो गतिशील गति होता है उनमें, और जो आपके फीमेल गैमेट होते हैं ये कैसे, नॉन मोटाइल होते हैं और संख्या में कैसे, कम होते। ठीक है, संख्या में कैसे हैं, कम होते हैं, यही चीज मैंने आपको यहाँ पर बताई है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आपका आता है यानी कि जो लैंगिक जनन की घटना है उसके तीसरी घटना को अब हम लोग पढ़ेंगे, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना। ठीक है, निषेचन पश्च घटना यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे। हमने निषेचन जो आपकी पूर्व घटना थी, निषेचन की पहले वाली घटना को पढ़ लिया था।
ठीक है। फिर हमने निषेचन पढ़ा, फर्टिलाइजेशन को पढ़ लिया। अब फर्टिलाइजेशन के बाद यानी कि निषेचन के बाद जो होता है अब उसको पढ़ेंगे, ठीक है, निषेचन के बाद। तो निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों को निषेचन पश्च घटना कहा जाता है। निषेचन के पश्चात युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है, या युग्मनज या फिर जो जायगोट होता है वो विकसित होकर क्या बनाता है, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण को बनाता है। ये जो बताया था ना कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद क्या करते हैं, जायगोट बनाते हैं। जायगोट कैसा, द्विगुणित होता है। अब यही जायगोट डिवाइड करके, ठीक है, इसकी जो संख्या है वो डिवाइड होती है, ठीक है, कोशिका विभाजन इसमें होगा। विभाजित करके क्या करती हैं, युग्मन मतलब एम्ब्रियो का निर्माण करती है, ठीक है, भ्रूण का निर्माण करती है। ठीक, चलो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि जायगोट क्या होता है, युग्मनज क्या होता है। तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्मक संलयन के पश्चात द्विगुणित आपका जायगोट यानी कि डिप्लॉइड आपका क्या बनता है, युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है। जिन जीवों में आंतरिक निषेचन होता है उनमें युग्मनज मादा जनन, ठीक है, मादा जनन क्या होता है भाई, मादा जनन अंग में बनते हैं। ठीक है, जिन जीवों में आंतरिक यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें जो युग्मनज है, जो जायगोट है, वो कहाँ पर, वो मादा जनन अंग के अंदर बनते हैं, या फिर मतलब मादा जनन अंग में बनते हैं। मानव जीवन का प्रारंभ, ठीक है, मानव जीवन का प्रारंभ भी एकल कोशिका यानी कि जायगोट से होता है। जायगोट एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच एक महत्वपूर्ण क्या है, कड़ी होती है। ठीक है, क्या है, एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। ठीक है, चलो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पूर्व वाली घटना ही पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर निषेचन के बाद वाली घटना। तो यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, यानी कि भ्रूणोद्भव को समझते हैं कि भ्रूणोद्भव क्या होता है। तो जायगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को हम लोग भ्रूणोद्भव कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जायगोट की कोशिका विभाजित होती है। विभाजन के पश्चात कोशिका विभेदीकरण यानी कि सेल डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है। पहले क्या है, पहले जायगोट बना, मेल और फीमेल गैमेट बना, मतलब मेल और फीमेल गैमेट बन गया। फिर इन दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा यानी निषेचन होगा। निषेचन के बाद जायगोट बनाएंगे। अब ये जब जायगोट बन गया तो यहाँ पर क्या है, जायगोट बनने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग भ्रूणोद्भव कहते हैं। अब ये जो आपका जायगोट बन गया, ठीक है, भ्रूणोद्भव में क्या है कि इस प्रक्रिया में जायगोट की जो कोशिका होती है वो विभाजित होती, ठीक है, क्या होती है, जायगोट की जो कोशिका है, ये मान लो क्या है, ये है आपका जायगोट। ठीक है, क्या है, जायगोट कैसा है, 2n यानी कि डिप्लॉइड। अब इसकी कोशिका विभाजित होंगी। ठीक है, 2 हो गया, 2 से 8, 8 से 16, ठीक है, 8 से 16 हो गया, 16 से 32, 32 से 64। ठीक है, इसी तरह करके, ठीक है, इसी तरह करके क्या करेंगी, जो कोशिका है इनमें विभाजन होगा। ठीक है, पहले क्या थी, 2 थी, 2 से 8 बनी। ठीक है, डन, ऐसे करके होगा। ठीक है, क्लियर, बताओ क्लियर कि नहीं, क्लियर क्लियर क्लियर। यहाँ भी देखो, पहले क्या, भ्रूणोद्भव के दौरान पहले आपका क्या बन गया, जायगोट बन गया। जायगोट की जो कोशिका है वो मतलब विभाजित होगी, डिवीजन करेंगे। कोशिकाओं की संख्या में क्या होगा, वृद्धि होगी। ठीक है, कोशिका का फिर क्या होगा, विभेदीकरण यानी कि डिफ्रेंशिएशन होगा। कोशिकाओं का समूह अलग अलग ऊतकों और अंगों का फिर क्या कर लेता है, रचना कर लेता है। ठीक है, फिर वहां पर क्या है, छोटा सा बेबी बनता है। ठीक है, क्या बनेगा, बेबी बनेगा। उसके बाद अगर हम लोग जंतुओं में भ्रूणोद्भव की बात करें, ठीक है, जो जंतु होते हैं इनमें भ्रूणोद्भव कैसे, 2 प्रकार से होता है। पहले आपका अंडप्रजक होता है और दूसरा आपका सजीव प्रजक होता है। अंडप्रजक को हम लोग क्या बोलते हैं, ओविपोरस बोलते हैं। ठीक है, ओविपोरस बोलते हैं। और वहीं पे सजीव प्रजक की बात करें तो उसको हम लोग विविवोरस बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके इन दोनों को समझेंगे। दोनों के नाम से पता चल रहा है, अंडप्रजक में क्या है, अंडे के द्वारा, ठीक है, अंडे के द्वारा जब आपका मतलब जो जीव है वो बाहर आता है उसको हम लोग अंडप्रजक बोलते हैं। अब जब शरीर के अंदर, ठीक है, जिनका विकास शरीर के अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सजीव प्रजक। जैसे अंडप्रजक यानी कि जो ओविपोरस होते हैं, युग्मनज यानी कि जो अंडे, ठीक है, युग्मनज यानी कि अंडे का विकास मादा जनक शरीर के, ठीक है, मादा जनक जो शरीर है उसके बाहर होता है। अंडे के चारों ओर एक कठोर कैल्शियम युक्त कवच होता है जो इन्हें सुरक्षित बनाए रखने में मदद करता है। एक निश्चित निषेचन अवधि, ठीक है, एक निश्चित निषेचन अवधि के पश्चात स्फुटन यानी कि हैचिंग द्वारा होता है क्या भैया, यहाँ पर नए शिशुओं को जन्म देते हैं। आप देखते हैं जिनके यहाँ मुर्गी होगी, ठीक है, जिनके यहाँ मुर्गी होगी वो देखते होंगे कि जो जायगोट है, ठीक है, जो अंडा है वो क्या है, आप देखते हो ना कि मुर्गी अंडे दे देती है फिर उसको बाहर रखती है, फिर है ना उसी के ऊपर बैठी बैठी रहती है, बढ़िया उसकी देखभाल करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है हम लोग उसको खा भी जाते हैं, है ना, उस बच्चे मतलब
जो उसका बच्चा था अंडे में है भैया, अभी वो बना नहीं है ना, अभी क्या है, बना नहीं है, सही तरीके से उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसके पहले हम लोग उसको निपाट देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका युग्मनज होता है, ठीक है, जो मतलब अंड प्रेरक होते हैं, ये क्या है, अंडे देते हैं। ठीक है, ये क्या है, अंडे देते हैं। तो अंडे का जो विकास है वो कहाँ पर, मादा जनक के शरीर के बाहर ही तो होता है। अंडे उसने दे दिए, अब जब उसका विकास होगा वो बाहर ही तो होगा। ये जो आपका अंडा होता है, ठीक है, ये देखो अंडा जो है इसके चारों ओर कैल्शियम युक्त एक क्या है, कठोर कवच होता है। ठीक है, जो इनको सुरक्षित करके रखता है या फिर सुरक्षित करने में मदद करता है। निश्चित निषेचन अवधि यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड के पश्चात, ठीक है, स्फुटन यानी कि हैचिंग के द्वारा नए शिशुओं को यहाँ पर क्या है, जन्म देते हैं। एग्जाम्पल में आपके पक्षी हो गया, सरीसृप के जो आपके होते हैं जैसे मगरमच्छ, सांप, बतख, ठीक है, इन सब में क्या है, ये सब आपके अंड प्रेरक होते हैं। ठीक है, इन सब में जो भ्रूणोद्भव होता है कैसे, शरीर के बाहर होता है। ठीक है, कैसे, शरीर के बाहर होता है। वहीं पे अगर हम लोग सजीव प्रेरक की बात करें, ठीक है, सजीव प्रेरक की बात करें तो ऐसे जीवों में मादा शरीर के अंदर ही जायगोट विकसित होकर भ्रूण का विकास करता है। भ्रूण, ठीक है, भ्रूण मादा शरीर के एक निश्चित अवधि तक रहने के पश्चात प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। सजीव प्रजक में क्या है, अंड प्रजक में जो अंडे हैं वो मतलब मादा जो जनन अंग है उसके बाहर उनका विकास होता है। लेकिन अगर वहीं पे हम लोग सजीव प्रजक की बात करें तो सजीव प्रजक में, ठीक है, जो जायगोट होता है उसका विकास जो है वो मादा जनन अंग के अंदर ही होता है या फिर मादा के अंदर ही होता है। ठीक है, मादा के अंदर ही जायगोट जो है विकसित होता है। ठीक है, ये जायगोट था, इसके सेल डिफरेंशिएट करके क्या करते हैं, भ्रूण का विकास करते हैं। भ्रूण फिर डेवलपमेंट करता है ना, नए शिशु को फिर क्या है, जन्म देते हैं। तो जो आपका मतलब सजीव प्रजक होते हैं ये ऐसे जीव होते हैं जिनमें मादा शरीर के अंदर ही जायगोट का निर्माण या फिर सॉरी जायगोट का विकास यानी कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जायगोट का क्या है, जायगोट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जायगोट जो है वो विकसित होता है। ठीक है, विकसित होता है, उसके बाद भ्रूण का विकास करता है। जो भ्रूण है वो मादा शरीर में एक निश्चित अवधि तक रहने के बाद, आपको पता है कि जो बच्चे का जन्म होता है 9 महीने बाद होता है, तो 9 महीने तक जब टाइम हो जाएगा तो फिर क्या है, प्रसव के द्वारा वो बाहर आते हैं या फिर पैदा किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य वगैरह हो गया, इन सब क्या है, ये सब आपके सजीव प्रजक होते हैं। ठीक है, डन, ओके। अब अभी हमने पढ़ा था किसमें, जंतुओं में। अब यहाँ पर हम लोग पुष्पीय पादपों में देखते हैं कि पुष्पीय पादपों में भ्रूणोद्भव कैसे होता है। जो हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस होता है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है। तो पुष्पीय पादपों में जायगोट अंडाशय के अंदर बनता है। ठीक है, पुष्पीय पादप जो होते हैं इनमें जो जायगोट है वो कहाँ पर, अंडाशय, ओवरी के अंदर बनता है। अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है। ठीक है, अंडाशय के अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है। अंडाशय आगे चलकर, ठीक है, आगे चलकर फल भित्ति यानी कि पेरिकार्प का निर्माण करता है। फल भित्ति, फल भित्ति जो है वो फल तथा बीजों को सुरक्षा क्या करती है, प्रदान करती है। अंडक यानी जो ओव्यूल होता है वो विकसित होकर बीज का बना या फिर बीज का निर्माण करता है या फिर बीज बनाता है। भ्रूण, ठीक है, भ्रूण जो है वो बीज के अंदर होता है। ठीक है, भ्रूण जो है वो कहाँ पर, वो बीज के अंदर होता है। और ये सारी चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे दूसरे वाले चैप्टर में, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। ठीक है, दूसरे वाले चैप्टर में हम इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया, सारी चीजों को कवर कर लिया। सबसे पहले जनन पढ़ा, जनन के प्रकार देखा, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन दोनों को देखा। अलैंगिक जनन क्या है, इसकी कितनी विधियां उनको भी देख लिया। लैंगिक जनन क्या है, ठीक है, इसकी जो घटनाएं होती हैं उनको भी हमने समझ लिया है। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन, निषेचन पश्च घटना, सब कुछ देख लिया है। एंड आई होप कि ये जो चैप्टर है ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, कोई भी डाउट आपको नहीं है। अगर फिर भी कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन की लिंक दी है, जहां से जाकर आप सभी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। ठीक है, प्लस 12th वाले जितने भी बच्चे हैं इन सभी लोगों के लिए मैंने एक बायोलॉजी की बुक बनाई है। ठीक है, बायोलॉजी की बुक बनाई है जिसमें आपको कंप्लीट बायोलॉजी मिलने वाली है। और ये कितने की, ये आपको 299 की मिलेगी। ठीक है, कितने, 299 की मिलेगी। साथ ही साथ 12th वाले जो बच्चे हैं इनका संकल्प बैच है। ठीक है, 2027 जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए ये संकल्प बैच है। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी का। इस बैच में आपको क्या मिलेंगी, लाइव क्लासेस,
रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई, ठीक है, पैनल पीडीएफ, टेस्ट हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया, ठीक है, डाउट क्लास, ठीक है, सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर मिलने वाली है। अगर बैच बात करें कि बैच कितने का है, तो ये जो बैच है ये ओनली एंड ओनली 499 का है, ठीक है, 499 का है। अब ये जो पेमेंट है जो 499 है ये आपको सिर्फ एक ही बार करना है, ठीक है, एक बार आप पेमेंट करेंगे एंड जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस बैच से अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है। डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्लस आपको पैनल पीडीएफ, टेस्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, डाउट क्लासेस, ये सब कुछ आपको इसी बैच के अंदर मिलने वाली है, ठीक है। नोट्स है, नोट्स के लिए तो भूल ही गई मैं यहाँ पे, ठीक है, नोट्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। अगर बात करें कि जो अभी क्लास हुई है इसका जो नोट्स है ये कहाँ पर आपको मिलेगा, तो इसका भी नोट्स आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर कर लीजिएगा और इस संकल्प बैच में एनरोल करके अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करिएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी है तो आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपनी अगली वाली क्लास में, तो तब तक के लिए विश यू ऑल बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।